नमस्कार। टारगेट इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रवि कुमार है और मैं पिछले कुछ वर्षों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जो मैं आपको सॉल्व करवाने जा रहा हूं, ये केवल इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि ये क्लास 9, 10th, 11, 12 और वे सभी स्टूडेंट्स जो जनरल कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो इसमें ग्रामर का क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो ग्रामर के क्वेश्चंस का बेस्ट अप्रोच क्या होगा, कौन से अप्रोच के साथ किस टॉपिक को सॉल्व किया जाता है, ये भी आपको इसमें पता चलेगा। तो ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो जनरल कॉम्पिटिशन्स की भी तैयारी कर रहे हैं। इसमें खासकर मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही केवल सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज पीवाईक्यू क्वेश्चंस की। तो लेट्स स्टार्ट, आइए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चंस क्या कहता है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस फॉर, यानी ये कह रहा है कि आप यहाँ पे OWS की बात कर रहा है, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। ए पर्सन्स हु प्रेजेंट ए रेडियो और टेलीविजन प्रोग्राम, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो रेडियो और टेलीविजन के प्रोग्राम को प्रेजेंट्स करता है, प्रस्तुत करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्या उसे हम लोग एस्ट्रोनॉट कहेंगे? नहीं, एस्ट्रोनॉट का मतलब क्या होता है? अंतरिक्ष यात्री। एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहेंगे? नहीं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? मानव विज्ञान। एंकर कहेंगे? जी बिल्कुल एंकर कहेंगे। जो लोग वैसे पर्सन्स जो रेडियो या टेलीविजन के प्रोग्राम को प्रेजेंट करता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? एंकर कहेंगे। और एस्ट्रोनॉट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट और आर्चर का मतलब यहाँ देखिए क्या हो, तो आर्चर का मतलब होता है तीरंदाज, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, His honesty and faithfulness dash unquestionable। ऑप्शंस में देखिए क्या दे रखा है, is, has, are और have। इसका मतलब यहाँ पे आपको एक हेल्पिंग वर्ब डालना। तो इस क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? रूल्स को समझेंगे। रूल्स क्या कहता है ये समझते हैं। यहाँ जो हॉनेस्टी है ये एक नाउन है और ये एक एंड है और फिर ये नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पर दो नाउन्स की बात हो रही है, एक हॉनेस्टी ईमानदारी एंड फेथफुलनेस मतलब विश्वास। तो कह सकते हैं यहाँ पे दो अलग अलग नाउन को जब आप एंड से जोड़ते हैं, दो अलग अलग नाउन को, फिर से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए, जब आप दो अलग अलग नाउन को एंड से जोड़ते हैं तो ये पूरा का पूरा नाउन क्या बन जाता है? ये पूरा का पूरा नाउन आपका बन जाता है प्लूरल नाउन। और प्लूरल नाउन कौन सा वर्ब लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा। क्योंकि हॉनेस्टी ईमानदारी पहला नाउन और फेथफुलनेस ये आपका दूसरा नाउन हो गया। तो दो नाउन मिला करके बन गया प्लूरल नाउन, तो उसके साथ वर्ब भी कौन सा लगेगा? प्लूरल। तो देखिए इस क्वेश्चंस में प्लूरल वर्ब कौन है? तो इज आपका सिंगुलर वर्ब है, ये नहीं होगा। हैज भी सिंगुलर वर्ब है, ये भी नहीं होगा। अब इसमें दो प्लूरल वर्ब हैं, आर और हैव। तो यहाँ देखिए क्वेश्चंस के अंत में क्या दे रखा है? अनक्वेश्चनेबल। तो यहाँ देखिए हिज हॉनेस्टी एंड फेथफुलनेस, यानी ईमानदारी और जो फेथफुलनेस यानी जो भरोसा है, उसके साथ हम लोग क्या लगा सकते हैं? तो आर या हैव। तो हैव के बारे में जानिए, हैव कहाँ लगता है? तो हैव के बाद वर्ब 3 आता है, या हैज हैव के बाद क्या आता है? तो हैज हैव के बाद या तो आपका नाउन आता है, ठीक है। हैज हैव के बाद क्या आता है? नाउन आता है। इसका मतलब हैज हैव के बाद नाउन आता है, जैसे आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है, तो हैव के बाद यहाँ नाउन आता है। या आई हैव गॉन टू मार्केट, मैं बाजार गया हूँ, तो गॉन आ रहा है, यानी हैज हैव के बाद वर्ब 3 आ रहा है। तो हैज हैव के साथ दो ही केसेस आते हैं, एक वर्ब 3 और दूसरा पोजेशंस केस में नाउन आता है। तो यहाँ पे देखिए जो हम लोग देख पा रहे हैं अनक्वेश्चनेबल, ना ही यहाँ पे वर्ब 3 है और ना ही यहाँ पे नाउन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी,
यानी आर होगा। उसकी ईमानदारी और फेथफुलनेस क्या है, अनक्वेश्चनेबल है। यानी अनक्वेश्चनेबल का मतलब क्या है, प्रश्न के लायक नहीं है, यानी कोई डाउट नहीं है। उसकी ईमानदारी और उसके जो फेथफुलनेस है वो क्या है, क्वेश्चन के मतलब कह सकते हैं आप डाउट से थोड़ा सा कह सकते हैं, डाउट से क्या है थोड़ा अलग है, यानी उस पर कोई संदेह नहीं कर सकते हैं आप, क्वेश्चन अनक्वेश्चनेबल है, ठीक है, यानी डाउट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ही इज बीइंग हैप्पी हियर। अब क्वेश्चंस क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट एंटोनिम। देखिए एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है, उल्टा शब्द, अंडरलाइन वर्ड्स, यानी इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है उसमें क्या करना है, उसका एंटोनिज्म बताना है। एंटोनिज्म का मतलब उल्टा शब्द, जैसे आप अपोजिट वर्ड भी बोलते हैं तो एंटोनिज्म बोलिए या आप अपोजिट बोलिए, बोथ आर सिमिलर। तो आइए देखते हैं यहाँ कौन से वर्ड को कह रहा है अंडरलाइन किया गया। तो देखिए क्वेश्चंस में अंडरलाइन नहीं किया गया है, तो यहाँ पर देखिए हैप्पी वर्ड जो है वो अंडरलाइन होना चाहिए था, तो जो अंडरलाइन वर्ड है वो क्या है, हैप्पी। तो हैप्पी का क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स। यहाँ हैप्पी को अंडरलाइन नहीं किया गया, टाइपिंग में हो सकता है थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया था, तो यहाँ पे देखिए हैप्पी को अंडरलाइन किया गया, हैप्पी का एंटोनिज्म पूछ रहा है। तो आप मुझे बताइए हैप्पी का एंटोनिज्म उल्टा शब्द क्या होगा, सैड होगा। हैप्पी मतलब खुश और सैड मतलब दुख। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है। राम सेड टू श्याम, व्हाट आर यू रीडिंग, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। यानी क्वेश्चंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। तो देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच को आप टेंस के भी रूल से बदल सकते हैं और लैंग्वेज मेथड से भी इसे आप बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं आपको एग्जाम्पल्स के रूप में बोलता हूँ, ही सेड टू मी आई एम रेडी, उसने मुझसे कहा मैं तैयार हूँ। अब इस क्वेश्चंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने को कहा जाए तो कैसे बदलेंगे, ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, दैट इन्वर्टेड कॉमा किस में चेंज हो जाता है, दैट में। ही टोल्ड मी दैट आई एम रेडी जो था आपका डायरेक्ट स्पीच में वो किस में बदल जाएगा, आई वाज रेडी, मैं तैयार था। यानी जब फर्स्ट हाफ सेंटेंस प्रेजेंट पास्ट में होता है तो सेकंड हाफ सेंटेंस भी किस में बदल जाता है, पास्ट टेंस में। इसका मतलब वही क्वेश्चंस यहाँ भी है कि फर्स्ट हाफ सेंटेंस आपका किस में है, पास्ट में। ये देखिए सेड कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस। सेड का मतलब वर्ब टू और वर्ब टू मतलब पास्ट टेंस। जब फर्स्ट हाफ सेंटेंस पास्ट में है तो सेकंड हाफ सेंटेंस में किस में होना चाहिए, पास्ट टेंस में। और इसे पास्ट बनाने के लिए इसके हेल्पिंग वर्ब को प्रेजेंट से केस में चेंज कर दीजिए, पास्ट में। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। राम आस्क्ड, यहाँ इजारम जो आप देख पा रहे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जो आपके हेल्पिंग वर्ब आएंगे, जैसे इजारम है तो वो किस में बदल जाएगा आपका, वॉज वर्ड में। वो किस में बदल जाएगा आपका, वॉज वर्ड में। मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चंस में रहता वर्ब 1 या वर्ब 5 तो वो किस में बदल जाता, वर्ब 2 में। यहाँ मान लीजिए क्वेश्चंस में लिखा रहता, इसका मतलब ये हो क्या रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल रहा है। उसी तरह से हैज ए प्लस वर्ब 3 कौन से टेंस में आता है, ये आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी हैड प्लस वर्ब 3 में बदलते हैं। तो आइए समझ लेते हैं। तो इजारम है, इजारम किस में बदलेंगे, वॉज वर्ड में। तो देखिए इजारम का जो वॉज वर्ड है ऑप्शन नंबर ए में वॉज दे रखा है एंड आपका नेक्स्ट देखिए ऑप्शन नंबर सी में वाज है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी और सी कभी नहीं होगा क्योंकि इसमें इज ही दे रखा है हेल्पिंग पर। और जब मैंने कहा कि फर्स्ट हाफ सेंटेंस पास्ट में होता है तो सेकंड हाफ सेंटेंस में किस में होना चाहिए, आपका पास्ट में होना चाहिए। इसका मतलब इजारम वाज में। अब देखिए दोनों में डिफरेंस बताते हैं। राम आस्क्ड है इसमें देखिए राम सेड टू दिया है और यहाँ देखिए एज का यूज किया है, जबकि क्वेश्चंस में तो एज है भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सेंटेंस पास्ट में है और यहाँ भी पास्ट की ही बात कर रहा है। ठीक है, व्हाट आर यू रीडिंग, आप क्या पढ़ रहे हैं। तो यहाँ आस्क्ड क्यों हुआ, क्योंकि ये जो आप देख पा रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच, इसे क्या कहते हैं हम लोग, डबल इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो वाक्य है उसे रिपोर्टेड स्पीच, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग
वर्ब कहते हैं। तो हम लोग जो रिपोर्टिंग वर्ब देते हैं वो किसको देखकर, रिपोर्टेड स्पीच को देखकर। इसका मतलब यहाँ आस्क्ड क्यों हुआ, क्योंकि क्वेश्चन ही पूछ रहा है ना, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, आस्क्ड, यानी राम आस्क्ड, राम ने पूछा था। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ आया। इस क्वेश्चन को आप लैंग्वेज से भी बना सकते हैं, बहुत आसान। आइए चेक कर लेते हैं। राम सेड टू श्याम व्हाट आर यू रीडिंग, राम ने श्याम से कहा तुम क्या कर रहे हो, ये डायरेक्ट स्पीच है। अब इसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में देखिए बदलने के लिए बोल रहा, तो कैसे बोलेंगे, अब राम आस्क्ड श्याम होगा, राम ने श्याम से पूछा, क्यों देंगे आस्क्ड, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ वन पर्सन जो है वो नेक्स्ट पर्सन से क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है। तो राम आस्क्ड श्याम हुआ, राम ने श्याम से पूछा, क्या पूछा, व्हाट आर यू रीडिंग, तुम क्या पढ़ रहे हो। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, व्हाट, यहां देखिए स्टूडेंट, व्हाट ही वॉज रीडिंग, यानी वह क्या पढ़ रहा था। अब इस पर मैंने एक और एग्जाम्पल आपको थोड़ा देर पहले भी दिया था, उससे भी आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो आप लैंग्वेज से भी नरेशंस के क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो आइए, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ आया होगा। मैं एक और एग्जांपल देना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है आपका, आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूं। अब यहां देखिए इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच होगा वो क्या होगा, आई टोल्ड हर, मैंने उससे कहा, इन्वर्टेड कॉमा जो आता है बीच में वो एफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस में किस में चेंज हो जाता है, दैट में। तो आई टोल्ड हर, आई एम ए स्टूडेंट किस में बदल जाएगा, आई वॉज ए स्टूडेंट, यानी मैं एक विद्यार्थी था। अब वॉज में क्यों बदल रहा है, क्योंकि फर्स्ट हाफ सेंटेंस पास्ट में था, इसीलिए सेकेंड हाफ सेंटेंस में किस में हो गया, पास्ट टेंस में। तो आइए, उम्मीद करता हूं कि आप नरेशंस के क्वेश्चंस को अब नेक्स्ट टाइम से लैंग्वेज मेथड से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये देखो क्वेश्चंस क्या कह रहा है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी सही शब्द को चुनना है। क्या करना है इसमें, सही शब्द को चुनना। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे एग्जीबिशंस, एग्जीबिशंस का यहाँ पे स्पेलिंग पूछा जा रहा है, करेक्ट स्पेलिंग। तो ये देखिए एग्जीबिशंस की करेक्ट स्पेलिंग ये होगा। इसका मतलब क्या होता है, एग्जीबिशंस का मतलब होता है शो, यानी किसी वस्तु को दिखाना, यानी प्रदर्शन। ठीक है, एग्जीबिशंस का मतलब क्या होता है, शो। याद रखिए एग्जीबिशंस का जो साइनो होता है वो क्या होता है, शो, यानी दिखाना या प्रदर्शन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। यू नीड टू बाय डैश ए डिक्शनरी। अब यहां जैसा कि मैं ऑप्शन देख पा रहा हूं, ए एंड द और नो आर्टिकल, यानी ये आर्टिकल का क्वेश्चन है। और आर्टिकल का क्वेश्चंस को जब भी आप सॉल्व करेंगे तो उसके साउंड से सॉल्व कीजिए। साउंड क्या कहता है कि एक जब ए रहता हो और एन रहता हो, तो ए में क्या लगाते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड, ए में कॉन्सोनेंट साउंड, और एन में क्या लगता है आपका, वोवेल साउंड लगता है, वोवेल साउंड लगता है। तो कॉन्सोनेंट साउंड कहां से कहां तक होता है, क्यों से क्यों तक, और जो आपके वोवेल साउंड होते हैं वो क्या होते हैं, ए, आप इसे हिंदी में भी समझ सकते हैं, औ से औ तक, ये आपके क्या कहलाते हैं, वोवेल साउंड। ठीक है, और वोवेल को लोग वाउल भी पढ़ते हैं। ठीक है, वोवेल, वाउल साउंड ये भी बोल सकते हैं आप। तो ए कब लगता है, ये देखिए यहाँ डिक्शनरी फर्स्ट लेटर देखना है, इस फिल इन द ब्लैंक्स के जस्ट तुरंत बाद वाला जो फर्स्ट लेटर है उसी को देखकर हम लोग ए एन का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ डिक्शनरी में फर्स्ट लेटर डी है, और डी यहाँ कौन सा साउंड ले रहा है, डॉ का। डॉ कहने का सेंस ये किस में आएगा, तो डी यहाँ पर कौन सा साउंड ले रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड, यानी ये क से ग्याव के बीच में आ रहा है। डी को आप लोग क्या पढ़ते हैं, यहाँ देखिए डिक्शनरी, ऐसे लिखेंगे आप डिक्शनरी। तो आप पहला साउंड देखिए क्या आ रहा है, डॉ। डॉ किस में आएगा, क से ग्याव के बीच में, इसका मतलब कॉन्सोनेंट साउंड में आएगा। और कॉन्सोनेंट साउंड अपने साथ क्या लेता है, ए लेता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ही नीड्स टू बाय ए डिक्शनरी, यानी उसे जरूरत है खरीदने की। क्या खरीदने की जरूरत है उसे, एक डिक्शनरी खरीदने की उसे जरूरत है। तो आप यहाँ देखिए ए रखकर लैंग्वेज में भी ठीक ठाक ए ले रहा है कि नहीं, उसे एक डिक्शनरी खरीदने की जरूरत है। लैंग्वेज में भी ऐसा बोलना सही है। तो कई बार ऐसा होता है कि यहाँ ए या एन आप रखते हैं, तो लैंग्वेज जब आप निकालते हैं, जैसे आप बोलते हैं कि उसने एक पानी खरीदा।
अब यहाँ देखिए उसने एक पानी खरीदा, तो यहाँ पे जो वाटर है वो आपका अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप ए एन का यूज नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे लैंग्वेज भी आपको, जब भी आप ए एन का यूज रखेंगे तो आपको लैंग्वेज से भी चेक करना है कि ए एन का अर्थ एक वहाँ सुटेबल है कि नहीं। ठीक है, आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस। देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य चुनना है। तो देखिए यहाँ टुमारो दिया हुआ है, सभी में कॉमन है टुमारो। टुमारो अपने साथ क्या लेता है, तो टुमारो एक फ्यूचर टेंस है, टुमारो मतलब आने वाला कल। तो फ्यूचर टेंस कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेता है, तो ये बात सभी को पता होना चाहिए कि फ्यूचर टेंस कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेता है हमेशा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमेशा कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेता है, शैल विल प्लस वर्ब वन। तो आप मुझे बताइए विल प्लस वर्ब वन किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, और किसी में शैल या विल प्लस वर्ब वन नहीं दिया हुआ है। करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। हिंदी क्या है सवाल का समझते हैं। शी विल रिटर्न टू इंडिया, वह इंडिया रिटर्न होगी, कब हो जाएगी, टुमारो मतलब कल, यानी वह कल भारत वापस आ जाएगी। ये क्वेश्चंस का हिंदी है, ये जो आप फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं इसका हिंदी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं, आइए। डैश इज बैड फॉर हेल्थ, ये आपका क्वेश्चन है, डैश इज बैड फॉर हेल्थ। अब यहां देखिए ऑप्शंस में देख पा रहा हूं, ऑप्शन ए में स्मोक है वर्ब वन, ये आपका वर्ब फोर दिया हुआ है, और ये देखिए स्मोक्ड का मतलब वर्ब टू है, और ये वापस आपका वर्ब फोर दे रखा है। आइए समझते हैं। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, यानी धूम्रपान करना सेहत के लिए खराब है, ये इसका हिंदी हुआ, धूम्रपान करना सेहत के लिए खराब है। आप कहेंगे ऑप्शन डी ही क्यों हुआ सर, तो समझते हैं ऑप्शन डी क्यों हुआ। ये जो क्वेश्चंस है ये कैसे बनाया गया समझिए। यहाँ पे जब आप एक सेंटेंस, एक स्ट्रक्चर होता है वर्ब फोर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहाँ जो शुरुआत में वर्ब फोर आ रहा है, एक्चुअल में ये वर्ब फोर का काम नहीं कर रहा, ये एक्चुअल में किसका काम कर रहा है, नाउन का, और नाउन में भी किसका काम कर रहा है, एज ए सब्जेक्ट का। नाउन में भी ये किसका काम कर रहा है, एज ए सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो जब वर्ब फोर को हम सेंटेंस के शुरुआत में रखते हैं, जब आप वर्ब फोर को सेंटेंस के शुरुआत में रखते हैं तो ये नाउन का काम करता है, और नाउन जो है क्या कहलाता है आपका यहाँ पे, सब्जेक्ट। इसका मतलब ये इसका स्ट्रक्चर होता है। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट तो था, ये देखिए हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट दिया हुआ, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट दिया हुआ, ये इज आपका हेल्पिंग वर्ब था। तो आपको चाहिए क्या था शुरुआत में, केवल वर्ब फोर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, यानी धूम्रपान करना सेहत के लिए क्या है, खराब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। होली इज डैश इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। देखिए होली इज डैश इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, क्वेश्चंस क्या कह रहा है ये समझते हैं। चूज द करेक्ट आर्टिकल, यानी सही आर्टिकल को चुनिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि ए एन को जब भी रखेंगे तो लैंग्वेज से, तो देखिए आई जो है आपका कौन सा साउंड ले रहा है, तो आप कहेंगे वोवेल साउंड ले रहा है आई, तो आई वोवेल साउंड ले रहा है, तो इसमें क्या लग जाएगा, एन। होली इज एन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। अब लैंग्वेज से भी करके देख लीजिए, होली एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, तो एन का मतलब यहाँ क्या हो जाता है, अर्थ एक, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, एन। सपोज मानिए यहाँ आई की जगह कोई दूसरा इंपॉर्टेंट की जगह मान लीजिए यहाँ लिखा रहता होली फेस्टिवल, मान लीजिए यहाँ पे कोई फेस्टिवल है जो लिखा रहता होली फेस्टिवल, होली का मतलब पवित्र है, तो एच वहाँ क्या हो जाता, एच वहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड होता, तो हम लोग क्या देते वहाँ उससे पहले ए लगाते। ठीक है, तो इस तरह से साउंड से बनता है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी सही शब्द को चुनिए। तो आप मुझे बताइए ये किसे नहीं आता है, एक्चुअल्स तो हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, एक्चुअल, एक्चुअली, वास्तव में, एक्चुअल मतलब वास्तव। तो मुझे बताइए एक्चुअल्स का जो करेक्ट स्पेलिंग होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस,
चूज द करेक्ट पेसिव वॉइस। देखिए पेसिव वॉइस का क्वेश्चन आ गया, चूज द करेक्ट पेसिव वॉइस। और मैंने कहा था वॉइस के क्वेश्चंस को बनाने के लिए आप किसका यूज कीजिए, तो आप क्वेश्चंस का केवल हेल्पिंग वर्ब और वर्ब देखिए। आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेगा जब आप क्वेश्चंस मतलब एक्टिव से पेसिव को जब आप हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के थ्रू बनाते हैं तो क्वेश्चंस बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, खासकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो देखिए वॉइस के क्वेश्चंस को में आप एक्टिव से पेसिव किससे बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब से बनाते हैं। यानी क्वेश्चंस में आपको क्या देखना है, केवल हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। तो एक्टिव से पेसिव वॉइस की बात कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है ये देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चंस का जो हेल्पिंग वर्ब मैं देख पा रहा हूँ शैल विल है, और वर्ब कौन सा है, वन। तो देखिए विल जो है, शैल और विल एक मॉडल वर्ब है। शैल और विल क्या है आपका, एक मॉडल वर्ब है। और मॉडल वर्ब क्या होता है आपका, सेम होता है। और मॉडल वर्ब के बाद क्या लग जाता है एक्टिव से पेसिव में, बी। और बी के बाद वर्ब 3 बाय प्लस ऑब्जेक्ट क्या होता है, सभी में कॉमन होता है। तो मुझे एक बात बताइए, एक्टिव से पेसिव में शैल विल क्या है, सेम है। तो किस ऑप्शंस में विल दे रखा है, तो देखिए विल है आपका एक हेल्पिंग वर्ब। यहाँ जब एक्टिव वॉइस में शैल विल है तो पेसिव वॉइस में भी क्या होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब सेम होना चाहिए। यानी ये मॉडल वर्ब है, शैल विल आपका एक मॉडल वर्ब है। तो मॉडल वर्ब एक्टिव से पेसिव में सेम होता है। तो देखिए विल या शैल किस ऑप्शंस में है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ऑप्शन नंबर सी में शैल विल है। यानी विल जो है आपका सेम होगा एक्टिव से पेसिव। उसके बाद क्या आता है एक्टिव से पेसिव, बी। तो यहाँ देखिए बी भी आ रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी। अब इस क्वेश्चन को आप लैंग्वेज से भी बना सकते थे, लेकिन मुझे लगता है ये तरीका ज्यादा बेस्ट है। देखिए लैंग्वेज से कैसे बनेगा, आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस, मैं कभी इस अनुभव को नहीं भुलाऊंगा। अब इसके मैं पेसिव वॉइस की बात करूं तो डायरेक्टली आप बना सकते हैं, मैं इस अनुभव को कभी नहीं भुलाऊंगा। ठीक है, फॉरगेट मतलब भूलना। इसका पेसिव वॉइस क्या होगा, यह अनुभव कभी नहीं मेरे द्वारा भुलाया जाएगा। यानी दिस एक्सपीरियंस विल नेवर फॉरगेट, दिस एक्सपीरियंस विल नेवर बी। अब देखिए यहाँ पे नेवर जो है एक निगेटिव वर्ड है, इसलिए निगेटिव वर्ड हमेशा कितने नंबर में आता है, 3 नंबर में। तो दिस एक्सपीरियंस विल नेवर बी फॉरगॉटन बाय मी। यानी जैसे आप बोलते हैं आई रीड ए बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूं, इसका पेसिव क्या होगा, एक किताब मेरे द्वारा पढ़ा जाता है, ए बुक इज रीड बाय मी। तो लैंग्वेज से भी आप इसे कर सकते हैं, लेकिन आपका टाइम सेव होगा ऑब्जेक्टिव में यदि आप हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की मदद से एक्टिव पेसिव बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वन हु डाइज फॉर ए नोबेल काउज इज, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शंस में क्या है, मार्टर, पैट्रियट, मर्सनरी और रॉबर। यानी इसका हिंदी समझ लेते हैं, हिंदी क्या कह रहा है इस सवाल का, इस सवाल का हिंदी क्या कह रहा है ये समझते हैं। क्वेश्चंस का हिंदी क्या कह रहा है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 था हमारा, वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो वन हु डाइज फॉर ए नोबेल काउज, यानी एक ऐसा व्यक्ति, वन एक ऐसा व्यक्ति जो मर जाता है नोबेल काउज के लिए। यानी नोबेल काउज का सेंस यहाँ अच्छे कामों के लिए। तो एक ऐसा व्यक्ति जो अच्छे कामों के लिए मर जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, मार्टर कहते हैं। और मार्टर का मतलब क्या होता है, शहीद, शहीद होता है जो अच्छे कामों के लिए या अदर्स के लिए मर गया, उसे क्या कहते हैं यहाँ, शहीद। पैट्रियट किसे कहते हैं, तो पैट्रियट उसे कहते हैं वन हु लव हिज कंट्री, वन हु लव्स हिज कंट्री। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश से प्रेम करता है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश से प्रेम करता है उसे पैट्रियट यानी देशभक्त कहते हैं। और मर्सनरी का मतलब होता है किराए का, मर्सनरी का मतलब क्या होता है, किराए का। और रॉबर का हिंदी क्या होता है, डाकू होता है। तो आप मुझे बताइए जो इसका सही अप्रोच मतलब सही जो हिंदी आ रहा है इस क्वेश्चन का, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ये क्वेश्चन किस में आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इस टाइप के क्वेश्चंस OWS में आते हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जो अच्छे कामों के लिए मर जाए उसे क्या कहेंगे, मार्टर कहते हैं यानी शहीद। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये देखिए, ही इज अटेंटिव डैश हिज ड्यूटी, यानी वह अटेंटिव, अटेंटिव का मतलब क्या होता है, सजग या सतर्क। तो वह क्या है, सतर्क है। किस चीज में भाई सतर्क है ये समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 था हमारा, ही इज अटेंटिव टू हिज ड्यूटी होगा।
यानी वह अपने कामों में क्या है, अटेंटिव है। तो इसका राइट आंसर टू होगा। आप कहेंगे टू क्यों होगा, तो टू इसलिए होगा क्योंकि अटेंटिव अपने साथ यहाँ पर जो प्रेपोजिशंस लेगा वो टू लेगा, क्योंकि कोई व्यक्ति जब किसी ड्यूटी में किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो तो उसमें भी आप टू लगाते हैं, है ना। जिस तरह से यहाँ पे मैंने ही इज अटेंटिव टू हिज ड्यूटी, इसका हिंदी क्या हो गया, वह अपने ड्यूटी के प्रति क्या है, सजग है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, टू हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत सारा आगे भी देखने को मिलेगा। प्रेपोजिशंस के जब डिटेल्स वीडियो दिखाए जाएंगे आपको या उसमें पढ़ाया जाएगा तो उसमें मैं इसकी चर्चा जरूर करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, When I finished my work, जब मैं अपना काम खत्म कर लिया था। I asked, देखिए asked यहां कौन सा वर्ब ले रहा है, वर्ब टू यानी पास्ट टेंस। तो जब मैंने अपना काम खत्म किया, I asked dash teacher to check it, तो मैंने टीचर से कहा। अब देखिए यहाँ पे दे क्या रहा, I, her, my और their। देखिए यहाँ I कब होता है, सब्जेक्ट फॉर्म हमेशा शुरू में होता है। और ये देखिए आपका क्या है, तो इसे बढ़िया से समझ लेते हैं। इस क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। ये सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, तो आपको भी पता है सब्जेक्ट वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो आप मुझे बताइए आई क्या ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है, नहीं, आई हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट जो शुरू में आता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये आपका लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देखिए हर, हर क्या होता है आपका एक ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है, और माई क्या होता है, एक पजेसिव केस होता है। माई क्या है, एक पजेसिव केस है। अब पजेसिव केस किसे कहेंगे उसे भी समझेंगे, और देयर भी यहाँ क्या है, पजेसिव केस है, पजेसिव केस है। यानी आप इसे लैंग्वेज से भी बना सकते हैं। अच्छा, पजेसिव कहने का सेंस यहाँ किससे है, तो पजेसिव कहने का सेंस है अधिकार से। जैसे आप बोलते हैं दिस इज माई बुक, या मेरी किताब है, इसका मतलब माई जो है वहाँ किसका काम कर रहा है, अधिकार को बताने का। इसीलिए आप उसे क्या कहते हैं, माई को पजेशन, यानी वो एक पजेशंस का काम कर रहा है। आप ये भी बोलते हैं दिस इज, ध्यान से सुनिए क्वेश्चंस को, दिस इज हर बुक, यह उसकी किताब है। अब हर वहाँ किसका काम कर रहा है, पजेशंस का, यानी उस किताब पर किसका अधिकार है, उसका, हर बुक। यानी हर, माय, ये जितने भी वर्ड हैं ये पजेशंस को बताते हैं, यानी कौन सी वस्तु पर किसका अधिकार है ये बताता है। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या है आपका, हर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, ध्यान दीजिए। Those are probably the dash furniture in the showroom। अब यहाँ देखिए द है, और द के बाद हमेशा, जैसा कि मैं ऑप्शंस देख पा रहा हूँ, तो द के बाद यहाँ कौन सा डिग्री आएगा, सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री क्या है यहाँ पर, फैंसी। तो देखिए फैंसी होता है सुंदर, ये हो गया आपका पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा इसका, तो FANC। यहाँ देखिए वाई जो है, ये जो आपका वाई है वो किस में बदल जाता है, आई में, और कंपैरेटिव डिग्री में ER लगता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फैंसीएस्ट। अब देखिए इसका सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा, तो सुपरलेटिव डिग्री इसका देखते हैं क्या होगा, तो सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा इसका, देखिए ये देखिए फैंसी EST, यानी आप कह सकते हैं सुपरलेटिव डिग्री के अंत में क्या आता है, EST। तो जब भी आपका पॉजिटिव डिग्री में आपके वाई लिखे हो अंत में, जैसे और भी वर्ड है ना, प्रीटी, प्रीटी का मतलब क्या होता है, सुंदर, और फैंसी मतलब भी सुंदर, और प्रीटी का मतलब भी सुंदर। तो जब क्वेश्चंस के अंत में ये देखिए, आप इसे एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव डिग्री को आप क्या बोल सकते हैं, एडजेक्टिव। तो जब अंत में आपका वाई हो तो वाई किस में बदल जाता है, आई में। वाई किस में बदल जाएगा, आई में, और आप उसमें y बदल गया आई में, और ER लगाकर आपने क्या बना दिया उसका कंपैरेटिव। फिर इसका सुपरलेटिव क्या होगा, देखिए, तो फिर से y किस में बदल जाएगा, आई में, और उसके अंत में आप क्या जोड़ देंगे, EST। तो EST जोड़ने से कि इस क्वेश्चंस में जो मैं देख पा रहा हूं फैंसी, उसका सुपरलेटिव फॉर्म क्या होगा, तो देखिए इसका सुपरलेटिव फॉर्म क्या होगा, फैंसीएस्ट, यानी सबसे सुंदर। तो कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर मोस्ट फैंसीएस्ट क्यों नहीं होगा, मोस्ट फैंसीएस्ट वहां यूज करते हैं जैसे ब्यूटीफुल हो गया तो उसमें होता है मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल।
जिस पॉजिटिव डिग्री के अंत में, पॉजिटिव डिग्री को यहाँ आप एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जिस पॉजिटिव डिग्री के अंत में y आता है तो y किस में चेंज हो जाता है, I में, और उसमें est लगाकर आप उसे सुपरलेटिव बनाते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। दे मेड हर डैश ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट। अब ये देखिए स्ट्रक्चर से बना सकते हैं आप इसे। स्ट्रक्चर्स क्या कहता है समझते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब वन। और इस स्ट्रक्चर को कौन सा स्ट्रक्चर कहते हैं, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं कॉजेटिव वर्ब। ये जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं ये कौन सा स्ट्रक्चर है, कॉजेटिव वर्ब। तो कॉजेटिव वर्ब वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें आप देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब टू है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब वन। तो सब्जेक्ट दे, वर्ब टू मेड, और ऑब्जेक्ट क्या है, हर। तो देखिए वर्ब वन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लास्ट में बच क्या रहा है, वर्ब वन, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस को आप हम लोग पेसिव वॉइस में भी पढ़ चुके हैं। डबल वर्ब में डबल वर्ब आते हैं, याद कीजिए, एक वॉइस में एक क्वेश्चंस बनता है डबल वर्ब, चूंकि इसमें एक वर्ब यहाँ आ रहा है, एक वर्ब यहाँ आ रहा है, इसलिए डबल वर्ब बेस्ड क्वेश्चन भी इसे कह सकते हैं, या पॉजिटिव वर्ब वाले स्ट्रक्चर्स आप इसे बोल सकते हैं। तो इसमें देखिए लास्ट में बच क्या रहा है, वर्ब वन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। लैंग्वेज से भी करते हैं, दे मेड हर साइन, यानी उसने उससे साइन करवाया, किस चीज पर, ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक नए कॉन्ट्रैक्ट पर उससे उन लोगों ने उससे एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया। ये क्वेश्चंस का लैंग्वेज था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं, देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे तरह से समझ आ रहा होगा। कैचिंग द अर्लियर ट्रेन विल गिव अस द डैश टू डू सम शॉपिंग। देखिए मैं देख पा रहा हूं अलग अलग वर्ड है, चांस, लक, पॉसिबिलिटी, ओकेजन। चांस, देखिए इस क्वेश्चंस को आप लैंग्वेज से कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग सभी वर्ड अलग अलग हैं और पता ही नहीं चल रहा है कि ये कौन से टॉपिक से है, इसका मतलब आप ये लैंग्वेज से कीजिए। कैचिंग द अर्लियर ट्रेन, यानी बहुत सवेरे कोई गाड़ी पकड़ने से या बहुत जल्दी कोई गाड़ी पकड़ने से, विल गिव अस, हमें मिलेगा, मतलब जल्दी गाड़ी पकड़ने से हमें, जल्दी ट्रेन पकड़ने से हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, डैश टू डू सम शॉपिंग, यानी कुछ शॉपिंग करने को मिलेगा। तो भाई जल्दी ट्रेन पकड़ने से हमें चांस मिलेगा, हमें मौका मिलेगा कि हम लोग कुछ शॉपिंग कर सके। तो यहाँ पे चांस का मतलब क्या हो जाएगा, मौका। बाकी के जो वर्ड हैं वो यहाँ सुटेबल नहीं है। यदि आप लक देख रहे हैं तो लक का मतलब भाग्य होता है। अब यहाँ भाग मिले, भाग कुछ करने का, शॉपिंग करने का, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना लैंग्वेज में। पॉसिबिलिटी, संभावना, ये भी नहीं होगा, कुछ संभावना मिलेगा शॉपिंग करने का। अब ये देखिए क्या है, ओकेजन। ओकेजन का हिंदी क्या होता है, अवसर, हमें कुछ अवसर मिलेगा शॉपिंग करने का। तो अवसर कहाँ यूज करते हैं ओकेजन वर्ड, तो ओकेजन वर्ड यूज करते हैं फंक्शंस वगैरह के लिए, है ना। जब फंक्शंस होते हैं वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, ओकेजन वर्ड। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चांस, हमें कुछ चांस मिलेगा, मौका मिलेगा शॉपिंग करने का। आइए अब अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। रेशमा अबाउट व्हाट शी वांटेड। ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है ये देख लो। चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। देखिए क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। क्वेश्चन टैग को हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट में क्यूटी। और क्यूटी में क्या होता है आपका, तो क्यूटी में बस दो ही बात याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट शॉर्ट फॉर्म में, और उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट। और दूसरा एक टाइप होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। दो ही टाइप के होते हैं क्वेश्चन मार्क जनरली, मोस्टली फेमस टाइप। ये मैं फेमस टाइप की बात कर रहा हूँ क्वेश्चन टाइप में, जो ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। तो लास्ट में आप देखिए क्वेश्चन मार्क सभी में आ रहा है। तो यहां समझते हैं, जब आपका क्वेश्चंस दिया रहेगा एफर्मेटिव में तब उसका ये आंसर आएगा, जब क्वेश्चन दिया होगा आपका निगेटिव में तब उसका आंसर ये आना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन आपका एफर्मेटिव में है या निगेटिव में है। रेशमा व्हाट शी वांटेड, रेशमा अबाउट व्हाट शी वांटेड, रेशमा ने खरीदा जो वो खरीदना चाहती थी। तो ये देखिए क्वेश्चंस वर्ब टू है, यानी सेंटेंस आपका एफर्मेटिव में है। तो एफर्मेटिव में है तो आपको क्या यूज करना चाहिए उसमें, हेल्पिंग वर्ब, नॉट और सब्जेक्ट। तो आप मुझे बताइए इस सवाल का हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, तो वर्ब टू का हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा,
डिड हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शंस में डिड है, इसमें है, और उसके साथ नॉट आएगा, और उसके बाद डिड के बाद नॉट आएगा, और नॉट के बाद क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट। तो इस क्वेश्चन का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, रेशमा, और रेशमा एक गर्ल का नाम है, इसलिए क्या लिखेंगे, सी। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। इसकी हिंदी की बात कर ले, क्या होगा, रेशमा अबाउट व्हाट शी वांटेड, रेशमा ने खरीदा जो वह खरीदना चाहती थी। और यहाँ जो आप डिडंट सी देख पाएंगे, यहाँ जो आप डिडंट सी लिखेंगे, उस डिडंट सी का हिंदी क्या होगा ये भी समझ लेते हैं। इस डिडंट सी का केवल हिंदी होगा ना, यानी रेशमा ने खरीदा वह जो खरीदना चाहती थी ना। इस पूरे का हिंदी क्या होगा, केवल ना, याद रखिए। और यदि नॉट यहां नहीं रहता तब हिंदी क्या होता, यदि इस जगह पे नॉट नहीं रहता तब इस पूरे का हिंदी क्या होता, क्या। ठीक है, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, नीचे स्ट्रक्चर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, साइनो, एंटो, फिल इन द ब्लैंक्स, वॉइस, नरेशन, ये सभी आपको जनरल कॉम्पिटिशन्स में भी आते हैं क्वेश्चंस, और वहां भी इसी अप्रोच के साथ आप बनाइए, एक बेस्ड कॉन्सेप्ट्स के साथ, लैंग्वेज के साथ। यानी देखिए, इंग्लिश ग्रामर में मोस्टली हमें लगता है लैंग्वेज ही काम करता है, और जो क्वेश्चंस में लैंग्वेज से नहीं बन पा रहा है उसमें आप स्ट्रक्चर्स या कॉन्सेप्ट्स का यूज करिए। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चंस आपको जनरल कॉम्पिटिशन्स में बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा कैसे बनाना, इसलिए आप इन्हें अच्छी तरह से समझ के पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, द साइनोनिज्म ऑफ सो। सो का साइनो क्या होगा, सो मतलब दिखाना, और एग्जिबिट का मतलब भी क्या होता है, दिखाना। देखिए यहां वर्ड दे रखा है एब्रप्ट, एब्रप्ट का मतलब क्या होता है, अचानक। फॉरबिड का मतलब क्या होता है, मना करना। और साइलेंट का मतलब क्या होता है, चुप या शांत। तो एग्जिबिट का मतलब क्या होता है, दिखाना या प्रदर्शन, दिखाना या प्रदर्शन करना। तो सो मतलब भी दिखाना और एग्जिबिट मतलब भी दिखाना। सर साइनो का मतलब क्या होता है, साइनोनिज्म का मतलब होता है समान अर्थ। साइनोनिज्म का मतलब क्या होता है, समान अर्थ, जिसे आप पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं हिंदी में। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर 20 देख पा रहा हूं, बाय हुम वाज द वर्ड किल्ड, यानी चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। अब वॉइस के क्वेश्चंस को कैसे बोले थे बनाने, हेल्पिंग वर्ब की मदद से आपको बोला गया था बनाने। तो हेल्पिंग वर्ब वाज वेड है, तो अभी तुरंत मैंने आपको बताया कि एक्टिव से पेशिव वॉइस में वर्ब टू किस में चेंज होता है, वाज वेड प्लस वर्ब थ्री प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन किस में दे रखा है, पेसिव में, चेंज किस में करना है, एक्टिव में। इसका मतलब क्वेश्चन का वाज वेड किस में बदल जाएगा, उल्टा वर्ब टू में बदल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस को एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो वाज वेड किस में बदल जाएगा, वर्ब टू में। किस में वर्ब टू है, ये आपका वर्ब फोर है, हैज के बाद ये देखिए वर्ब थ्री है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये देखिए वर्ब टू है आपका, वापस ये देखिए ये आपका वर्ब फोर है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी बाय हुम वाज द बर्ड किल्ड, यानी किसके द्वारा पक्षी को मारा गया था। तो इसका क्या हो जाएगा एक्टिव वॉइस, हु किल्ड द बर्ड, किसने पक्षी को मारा था। देखिए आप इसे हिंदी से भी बना सकते हैं, और हिंदी से तो और भी ज्यादा ये आसान लगता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हु किल्ड ए स्नेक, एग्जाम्पल के तौर पर, किसने एक सांप को मारा, हु किल्ड ए स्नेक, या हु किल्ड द स्नेक, किसने इस सांप को मारा, हु किल्ड दिस स्नेक। तो बाय हुम, अब जैसे हिंदी क्या कह रहा है, किसने इस सांप को मारा, हु किल्ड दिस स्नेक, तो इसका पेशिव क्या होगा, किसके द्वारा इस सांप को मारा गया, बाय हुम। अब किसके द्वारा का हिंदी क्या होगा, बाय हुम वाज दिस स्नेक किल्ड, यानी किसके द्वारा इस सांप को मारा गया था। किसने इस सांप को मारा का पेशिव वॉइस क्या होगा, किसके द्वारा इस सांप को मारा गया था। ठीक है, यानी सवाल पास्ट का था, इसलिए पेशिव वॉइस को भी किस में बदल दिए, पास्ट टेंस में। तो हिंदी से भी आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा आंसर सटीक और करेक्ट है कि नहीं। आप हिंदी से भी बना सकते हैं पेशिव वॉइस के क्वेश्चन, लेकिन इसके लिए आपको ट्रांसलेशन आना चाहिए, क्योंकि ट्रांसलेशन में ही आप ये समझ पाते हैं कि आपका लैंग्वेज करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आइए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एंटोनिज्म, उल्टा शब्द बताना है नेचुरल का। नेचुरल प्राकृतिक, प्राकृतिक का उल्टा क्या होगा, आर्टिफिशियल, यानी बनावटी। इसका मतलब प्राकृतिक और इसका मतलब क्या होता है, बनावटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22,
आवर पैथ बीसेट डैश डिफिकल्टी। देखिए बीसेट का मतलब होता है घिरा हुआ, बीसेट का मतलब क्या होता है? घिरा होना, घिरा हुआ। तो हमारे जो पैथ है, पैथ का मतलब रास्ता, हमारा जो रास्ता है वो डिफिकल्टीज कठिनाइयों से घिरा हुआ है। तो यहां देखिए से का जो होगा वो क्या हो जाएगा? विथ। और ये एक फिक्स प्रपोजिशन का सवाल है, बीसेट अपने साथ हमेशा क्या लेता है? विथ। तो हमारे रास्ते कठिनाइयों से, यहां देखिए विथ का मीनिंग क्या होता है? से। तो हमारे रास्ते कठिनाइयों से घिरे हुए हैं या घिरा हुआ है। तो ये लैंग्वेज से भी आप इसे कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आई डैश यू, आई डैश यू टू रीड द बुक केयरफुली। मैं आपको यहां देखिए एडवाइस, टेल एडवाइस और हैड एडवाइस है क्या? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एडवाइस सलाह देना, ये एक वर्ब है। एडवाइस सलाह देना क्या है? आपका एक वर्ब है। टेल का मीनिंग क्या होता है? कहना। और ये जो आप सी ई देख रहे हैं, देखिए ये भी एडवाइस, ये भी एडवाइस। जब आपका सी आएगा एडवाइस के लास्ट में, जब आप सी देखेंगे तो इसका मतलब केवल सलाह होता है। और जब केवल सलाह होगा तो ये क्या हो जाएगा? नाउन। यानी एडवाइस में जब आपका सी लिखा हो तो ये क्या कहलाता है? नाउन। लेकिन जब एडवाइस में लास्ट में एस ई दे रखा हो, यानी एस दिया हुआ है, तो एस वाला वर्ब कहलाएगा और सी वाला नाउन। और हैड एडवाइस का मतलब देखिए यहाँ डी होना चाहिए था, हैड के बाद वर्ब थे, तो ये ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही ले रहा है। यदि ऑप्शन 1 रखता हूं मैं बाय ऑप्शन से, तो आई एडवाइस यू, मैं आपको सलाह देता हूं, टू रीड द बुक केयरफुली, कि आप किताब को सावधानी पूर्वक या ध्यान पूर्वक, या देखिए केयरफुली का मतलब ध्यान पूर्वक होता है, तो मैं आपको एडवाइस देता हूं, सलाह देता हूं कि आप किताब को ध्यान पूर्वक पढ़ें। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। सी क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वर्ब का काम नहीं कर रहा, और आप यहां बोल रहे हैं मैं आपको सलाह देता हूं, तो यहां पे सलाह देना, यानी सलाह देना एक वर्ब कहलाता है। तो यहां देखिए सलाह देना का क्या होगा? एडवाइस। और ये सीई वाला यानी एडवाइस जो नाउन है वो उसका केवल अर्थ सलाह होता है, और हमें चाहिए हिंदी क्या चाहिए? मैं आपको सलाह देता हूं, ये चाहिए हिंदी, इसलिए करेक्ट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, डैश आई कुड सिंग आई वुड हैव संग। अब ये सेंटेंस क्या कह रहा है? तो आप इसे लैंग्वेज से भी बना सकते हैं। यदि मैं यहां इफ रख के चेक करता हूं, तो इफ आई कुड सिंग, यदि मैं गा सकता था, यदि मैं गा सकता, इफ आई कुड सिंग, यदि मैं गा सकता, आई वुड हैव संग, तो मैंने गाया होता। यहां वो व्यक्ति क्या कर रहा है? यहां पे सेंटेंस में पास्ट एबिलिटी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पास्ट एबिलिटी की बात हो रही है। और पास्ट एबिलिटी के लिए क्या स्ट्रक्चर होता है? इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब 1 कॉमा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब 3। ये क्या होता है? पास्ट एबिलिटी। पास्ट एबिलिटी का ये स्ट्रक्चर है, यानी भूतकाल में किसी व्यक्ति की क्या क्षमता या योग्यता है, उसके सेंस में हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। ये फर्स्ट, सेकंड, और ये क्या हो गया आपका? थर्ड। तो देखिए इसमें से केवल इफ मिसिंग है स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग। यदि आप देखें तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। यदि मैं गीत गाता या गा सकता, इफ आई कुड सिंग, यदि मैं गीत गा सकता, आई वुड हैव संग, तो मैंने गीत गाया होता। यदि मैं गीत गा सकता तो मैंने गीत गाया होता, आई वुड हैव संग। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये अनटिल का मतलब जब तक, बिकॉज क्योंकि, टिल का मतलब क्या होता है? तक। तो ये जितने भी 3 ऑप्शन हैं इसको रखिएगा, तो हिंदी आपका जो लैंग्वेज है वो इनकरेक्ट आएगा, इसीलिए ऑप्शन ए परफेक्ट है। इसका जो ऑप्शन ए है वो एक परफेक्ट आंसर है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है 25, चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस को चुनिए। विच कैम फर्स्ट, चिकन और एग? विच कैम फर्स्ट, ए चिकन और एग? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, विच कैम फर्स्ट, द चिकन और द एग। तो दोनों से पहले यहां क्या लग जाएगा? द। एग और चिकन दोनों से पहले कौन सा आर्टिकल लगेगा? द लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। ये देखते हैं क्वेश्चंस क्या कहता है। द फ्लैट काउज फायर, यानी फ्लैट में क्या लग गया? आग लग गया था। ऑल द थिंग्स वेयर बर्न्ड,
सारे वस्तु जल गए थे। तो चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? मिलाना या जोड़ना। यानी दो अलग अलग सेंटेंस दिए हैं, ये आपके फर्स्ट सेंटेंस है और ये आपके सेकंड सेंटेंस है, दोनों को क्या कहा जा रहा है? यहाँ मिलाइए। तो आइए देखते हैं मिलाने से जो बेस्ट हिंदी आएगा वो क्या आएगा। द फ्लैट काउज फायर एंड ऑल द थिंग्स वाज बर्न। देखिए यहाँ वाज है और यहाँ कौन सा नाउन दे रखा है? प्लूरल नाउन थिंग्स। थिंग्स मतलब बहुत सारी वस्तुएं, और प्लूरल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब नहीं लगता, इसलिए ऑप्शन ए इनकरेक्ट होगा। बी क्यों नहीं होगा? बी को देखते हैं कि बी हो सकता है कि नहीं। द फ्लैट हैविंग काउज फायर ऑल द थिंग्स वेर बर्न्ड, ये हो सकता है, ये हो सकता है। द फ्लैट हैविंग काउज फायर यानी फ्लैट में आग लगते ही ऑल थिंग्स वेयर बर्न्ड, सारे वस्तु जल गए थे। देखिए यहाँ थिंग्स भी है प्लूरल और वेयर भी है प्लूरल, यानी आप देख सकते हैं क्वेश्चन में भी थिंग्स प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी क्या लिया है? प्लूरल। तो इसमें भी देखिए प्लूरल लिया। तो ये जितने भी इसके वर्ड्स हैं ये लगभग इससे मैच कर रहे हैं। और सर सी क्यों नहीं होगा? यहाँ देखिए वॉज दे दिया जो कि क्वेश्चंस में है भी नहीं, और यहाँ देखिए थिंग्स आपका प्लूरल है और सिंगुलर वर्ब, इसलिए सी नहीं हो। डी क्यों नहीं होगा? तो डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें एज दे रखा है, और यहाँ देखिए वॉज वेयर की थिंग्स के बाद कोई चर्चा ही नहीं जो कि क्वेश्चंस में दिया हुआ है वेयर, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा क्योंकि थिंग्स के बाद कौन सा वर्ब आना चाहिए था? आपका प्लूरल वर्ब। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। लैंग्वेज से भी देख सकते थे। द फ्लैट हैविंग काउज फायर ऑल द थिंग्स वेर बर्न्ड, यानी फ्लैट में आग लगते ही सभी वस्तुएं क्या हो गया? जल गया था। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही इज ए मैन ऑफ डैश। देखिए यहाँ पे सेंटेंस को कंप्लीट करना, यहाँ पे क्या करना है? सेंटेंस को कंप्लीट करना। तो आइए देखते हैं सेंटेंस को कंप्लीट करके। ही इज ए मैन ऑफ क्या हो जाएगा? लेटर्स। ए मैन ऑफ लेटर्स एक इडियम्स होता है। ए मैन ऑफ लेटर्स क्या होता है? एक इडियम्स। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है आपका देखिए विद्वान, ए मैन ऑफ लेटर्स। और विद्वान को हम लोग क्या कहते हैं? तो विद्वान को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्कॉलर। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग था इडियम्स में, और वो वर्ड्स कौन सा मिसिंग था? लेटर्स, इसलिए ए मैन ऑफ क्या हो जाएगा? लेटर्स, एक विद्वान व्यक्ति। तो करेक्ट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? वी मेट ए लॉट ऑफ पीपल, हम लोग बहुत सारे लोगों से मिले। डैश आवर हॉलीडे, अपने छुट्टी, अपने छुट्टी पर, अपने छुट्टी में, अपने छुट्टी के दौरान। देखिए प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, लैंग्वेज से कीजिए तुरंत बनता है। प्रेपोजिशंस का क्वेश्चन लैंग्वेज से कीजिए तुरंत बनता है। ऑन का मतलब पर, इन मतलब में। देखिए ऑन का मतलब आपका को भी होता है, ड्यूरिंग का मतलब के दौरान, और एट मतलब में या पर। तो आप देखिए लैंग्वेज से बनाकर हम लोग देखिए मीट, यहाँ मेट वर्ब टू है, पास्ट टेंस, मीट का वर्ब टू मेट, और ए लॉट ऑफ का मतलब क्या होता है? बहुत। तो हम लोग मिले थे बहुत सारे लोगों से। अपने हॉलीडेज का मतलब छुट्टी, तो हम लोग मिले थे बहुत सारे लोगों से अपने छुट्टी पर। देखिए पर कब लेता है? ऑन कब लेता है? पर। ये पर जो आप देख पा रहे हैं अर्थ ये कब लेगा? जब एक वस्तु दूसरे वस्तु से क्या कर रहा होगा? टच करेगा। जैसे हम लोग बोलते हैं आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, तो बोर्ड और मार्कर क्या होता है? टच कर रहा होता है। तब हम लोग पर के सेंस में क्या देते हैं? ऑन। लेकिन यहाँ पे टच की कोई बात नहीं हो रही है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो हम लोग वी मेट ए लॉट ऑफ पीपल, हम लोग बहुत सारे लोगों से मिले थे अपने छुट्टी में, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अपने छुट्टी के दौरान, हम लोग बहुत सारे लोगों से मिले थे अपने छुट्टी के दौरान। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। लैंग्वेज से कीजिए, प्रेपोजिशन ज्यादा आसान होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, सही शब्द को चुनिए। एक्विटेंस का सही स्पेलिंग क्या होगा? तो देखिए एक्विटेंस का सही स्पेलिंग ऑप्शन नंबर सी होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी होगा। एक्विटेंस का मतलब क्या होता है? परिचय। एक्विटेंस का मतलब क्या होता है? परिचय। और ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है? तो जिस वर्ड के सफिक्स में, सफिक्स का मतलब अंत में, यानी सफिक्स का मतलब क्या होता है? प्रत्यय, शुद्ध हिंदी। तो जिस वर्ड के सफिक्स के रूप में एंस लिखा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। और नाउन के पहचान करने के एक दो तीन मैं आपको बता देता हूं सफिक्स के कुछ वर्ड्स।
सफिक्स के रूल से भी आप नाउन पहचान सकते हैं। जिसके अंत में नेस लगा हो वो भी नाउन है। दूसरा, जिसके अंत में ओआर लगा है वो भी नाउन है। जैसे काइंडनेस, ओआर में जैसे एक्टर आ गया अंत में, वो भी नाउन है। जिसके अंत में ईआर आ गया, जैसे रीडर, पढ़ने वाला, वो भी नाउन है। जिसके अंत में मान लीजिए आपका डीओएम, डम आ गया, जैसे फ्रीडम, ये भी एक नाउन है। और जिस वर्ड के अंत में सफिक्स के रूप में आपका मेंट आ गया, जैसे गवर्नमेंट, इंप्रूवमेंट, तो ये भी क्या है, नाउन है। इस तरह से भी हम लोग सफिक्स के रूल से नाउन को पहचान पाते हैं। तो लास्ट में देखिए यहां पर क्या, एंस, तो एंस जिसके अंत में आता है वो भी नाउन है। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, यहां दिया हुआ है एक्विटेंस, इसका मतलब ये भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में किस में आएगा, नाउन में। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं जनरल कॉम्पिटिशन्स में, और भी जितने भी एकेडमिक एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको एक क्वेश्चन आता है, एक सेंटेंस दे देगा और वहां सेंटेंस में पूछेगा आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी नीचे दिए गए सेंटेंसेस में पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानिए और किसी एक वर्ड को अंडरलाइन कर देगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको आगे दिखेंगे, वहां पे मैं अच्छी तरह से बता दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। चूज द करेक्ट साइनोनिज्म। चेंज का साइनो क्या होगा? अच्छा, चेंज का मतलब क्या होता है? ये तो बहुत ही आसान वर्ड है, बदलना। तो अल्टर का मतलब भी क्या हो जाएगा, बदलना। रिन्यू का मतलब नया करना, रिव्यू मतलब पुनः विचार करना, और रिपीट का मतलब दोहराना। तो चेंज मतलब बदलना और साइनो बताना था। चेंज मतलब बदलना और अल्टर मतलब भी बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 31। इज देयर डैश मनी इन योर पॉकेट। अब देखिए यहां मच, मोर, एनी, मैनी, मतलब ये अधिक के सेंस वाले वर्ड है। मुझे एक बात बताइए, मनी कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। और मनी जब अनकाउंटेबल नाउन है तो ये अपने साथ जो वर्ड लेगा वो कौन सा लेगा, अनकाउंटेबल नाउन। तो मच मतलब क्या हो जाता है, अधिक। और मोर का मतलब भी अधिक होता है, लेकिन ये कंपैरेटिव डिग्री में जनरली यूज होता है। एनी का मतलब कोई होता है, और मैनी का मतलब भी बहुत होता है, लेकिन ये यूज कहाँ होता है, तो इसका यूज करते हैं काउंटेबल नाउन, जिसे हम लोग गिन सकते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, इस क्वेश्चन में आपको मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है और मच भी एक क्या है आपका, अनकाउंटेबल नाउन में लगता है। इज देयर मच मनी, क्या इज देयर मच मनी इन योर पॉकेट, क्या आपके पॉकेट में बहुत पैसे हैं? यानी यहां मनी अनकाउंटेबल नाउन था, इसलिए क्या लगा है, मच। मैनी कहां लगता है, जो काउंटेबल नाउन होता। जैसे मान लीजिए यहां पे क्वेश्चंस में एप्पल्स लिखा होता, या मान लीजिए यहां पे बुक्स लिखा होता, तो बुक्स और एप्पल्स को गिना जा सकता है, वो काउंटेबल नाउन था, तो हम लोग उसमें क्या लगाते हैं, मैनी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द ऑड वन। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है, ऑड वन। तो ये देखिए बहुत ही एक कह सकते हैं लॉजिकल क्वेश्चन होता है, जो आप बाय ऑप्शन से बना सकते हैं, तर्क से। बहुत ही आसान टाइप होता है, इस क्वेश्चन को करने का बहुत ही आसान तरीका होता है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर कितना था आपका, 32। देखिए ऑड वन, यानी इनमें से जो सबसे ऑड है। ऑड का मतलब क्या होता है, अलग या भिन्न। ऑड का मतलब क्या होता है, अलग या भिन्न। यानी चुनिए एक को जो सबसे ऑप्शंस में क्या है, आपके ऑप्शंस में जो सबसे ऑड है। इन 4 ऑप्शन में कोई एक अलग है। देखिए फॉक्स, लियोपार्ड, तेंदुआ, फॉक्स, लोमड़ी, पिजन, कबूतर, लायन, शेर। तो देखिए ये भी आपके क्या है, जानवर के नाम है, ये भी जानवर के नाम है, लायन भी जानवर के नाम है। लेकिन आप देख पा रहे होंगे पिजन जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ जो आप पिजन देख पा रहे हैं, कबूतर, ये एक पक्षी का नाम है। तो ये पिजन क्या हो जाएगा, सबसे ऑड वर्ड है, सबसे अलग वर्ड है। बाकी सब एनिमल्स के नाम है, बट ये जो आप देख पा रहे हैं ये एक बर्ड का नाम है। ब्रिंग डैश इन पॉट फॉर मी। देखिए लैंग्वेज से बनाइए। ब्रिंग इंक, देखिए इंक यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक को आप ऐसे लिख रहे हैं, तो ई यहाँ वॉवेल साउंड है, और वॉवेल साउंड क्या लेगा, एन। यानी ब्रिंग एन इंक पॉट फॉर मी, मेरे लिए एक इंक पॉट लाओ, मेरे लिए क्या लाइए, इंक पॉट लाइए। और इंक पॉट का सेंस क्या होता है, दबात की एक
डिब्बे, है ना। तो भाई यहाँ पे इंक रहता तब नो आर्टिकल, क्योंकि इंक एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसे गिन नहीं सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या लगता है, नो आर्टिकल। केवल इंक रहता तब नो आर्टिकल, लेकिन इंक पॉट की बात कर रहा है, एक दवात की एक डिब्बी की बात कर रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ क्या लगा सकते हैं, उसको गिन सकते हैं, दवात की एक डिब्बी, इसीलिए उसमें क्या लगा सकते हैं हम लोग, ए या एन लगा सकते थे, तो इसलिए मैंने यहाँ वोवेल साउंड के अकॉर्डिंग क्या लगाया, यहाँ एन लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही लिव्स इन ए टू, ही लिव्स इन ए टू, ही लिव्स इन ए टू डैश हाउस, वह रहता है टू डैश हाउस में। तो देखिए टू स्टोरी हाउस कुछ नहीं होता है, टू बिल्डिंग, अब दो बिल्डिंग्स में वह रह रहा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो टू स्टोरेड बिल्डिंग में रहता है। वो टू स्टोरेड बिल्डिंग का मतलब है जो आप कहते हैं कि भाई उसका मकान जो है वन स्टोरेज है, टू स्टोरेज है, थ्री स्टोरेज, जिसे हम लोग क्या कहते हैं कि उसे वो दो स्टोरेज बिल्डिंग में रहता है। स्टोर का सेंस स्टोरेज का मतलब यहाँ तल्ले से है, जैसे उसका मकान वन मंजिल का है, दो मंजिल का है, थ्री मंजिल का है, तो ये उसका मकान वह कैसे मकान में रहता है, दो मंजिल मकान में दो मंजिल घर में रहता, मतलब वो जो घर में रह रहा है उसका मकान कितने मंजिल का है, टू स्टोरेज, मतलब दो मंजिल का है, ये सेंस है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जॉन और मैरी, जॉन और मैरी डैश गॉन टू कोलकाता, जॉन या मैरी कोलकाता जा चुके हैं। देखिए यहाँ वर्ब 3 है, और वर्ब 3 से पहले जब भी आता है क्या आता है, हैज़ आता है और हैड भी आता है। तो आ जाइए देखते हैं यहाँ क्या दे रखा है कि हैज़ है और हैव है, डी और ए कभी नहीं होगा। हाँ हो सकता था यदि मैं प्रेजेंट टेंस की बात करता, यहाँ तो प्रेजेंट टेंस की ही बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि मैरी एक नाम है, और नाम के साथ क्या लगता है, तो नाम के साथ आपका यहाँ देखिए ये दो ही ऑप्शन है, हैज या है, तो नाम के साथ क्या लगता है, हैज। तो मैरी हैज गॉन टू कोलकाता, मैरी कोलकाता जा चुके। आप कहेंगे सर ये जॉन क्यों दिया, भाई और दे दिया, मतलब दो अलग अलग नाउन्स की यहाँ बात कर रहा है। जब हम बोलते राम एंड श्याम तो दोनों को एंड से जोड़ा गया, तो राम एंड श्याम क्या होता है, एक पुल्लल सब्जेक्ट, तब आप उसमें कौन सा वर्ब देते हैं, पुल्लल, लेकिन यहाँ और दे दिया, इसका मतलब नाउन को अलग कर दिया गया है। जॉन एक अलग नाउन है और मैरी यहाँ जो आप देख रहे हैं मैरी वो एक अलग नाउन है, तो इसका मतलब आप किसके अनुसार यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, लास्ट सब्जेक्ट, ये आपका फर्स्ट सब्जेक्ट बन रहा है जॉन, और मैरी क्या बन रहा है आपका सेकेंड सब्जेक्ट, तो लास्ट सब्जेक्ट इसका क्या बनेगा, मैरी, इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे हम लोग। और वही रहता है यहाँ पे बीच में एंड, तो पुल्लल वर्ब लगता, क्योंकि जॉन एंड मैरी रहता तो दो नाउन्स को एंड से जोड़ा गया, यानी नाउन पुल्लल होता तो वर्ब भी यहाँ क्या लगाते, पुल्लल लगाते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए परवीन रोड स्ट्रेट डैश द एरेना, एरेना का मतलब क्या होता है, अखाड़ा, और स्ट्रेट का मतलब सीधा, और यहाँ रोड जो है वो राइट का वर्ब टू है, तो परवीन सीधे अखाड़े, यहां देखिए इनटू मतलब में, और ये कहां लगता है, गतिशील अवस्था में, यानी जब किसी चीज में मोशन हो, और इन मतलब भी में, तो ये कहां लगता है, स्थिर अवस्था में, और विथ का हिंदी क्या होता है, से या के साथ, और एट मतलब क्या होता है, में या पर। तो क्वेश्चन है किसका, प्रेपोजिशंस का, तो प्रेपोजिशंस के क्वेश्चंस को किससे करते हैं, लैंग्वेज से। परवीन सीधे अखाड़े में प्रवेश कर गया, यहाँ राइट का वर्ब टू रोड है, तो परवीन सीधे अखाड़े में क्या कर गया, प्रवेश कर गया, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। आप कहेंगे सर इन भी हो सकता, इन कैसे होगा, बिकॉज इन इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये स्थिर अवस्था में लगता है, और इनटू कहाँ लगता है, गतिशील में, जहां मोशन है, तो परवीन जब अखाड़े में प्रवेश कर रहा था तो उसमें एक गति था, इसीलिए गतिशीलता के सेंस में हम लोग क्या लगा रहे हैं, इनटू, मोशन था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 37। आई वुड हैव बाउट ए न्यू कार फॉर हर बट इट डैश टू एक्सपेंसिव, यहाँ एक्सपेंसिव में देखिए ये एक्सपेंसिव लिखा हुआ है, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ एक्सपेंसिव लिखा हुआ है, ये महंगा, अब आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा ये क्या लिखा हुआ है नीचे, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, महंगा।
आई वुड हैव बाउट ए न्यू कार फॉर हर, हिंदी समझ लेते हैं क्या आएगा, यानी मैंने एक नया कार खरीद लिया होता, बट लेकिन इट वॉज टू एक्सपेंसिव, लेकिन ये बहुत क्या था, महंगा था। तो आप इसे लैंग्वेज से भी कर सकते थे, ठीक है, लैंग्वेज से भी इजिली समझ आएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन की अब बात कर लें। द एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर देन बर्ड्स, यहां सेंटेंस को कह रहा है निगेटिव में बदलिए। तो निगेटिव सेंटेंस कैसे बदलते हैं, ये देखिए फ्लाइज यहाँ वर्ब 5 है और वर्ब 5 एक एफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका निगेटिव फॉर्म क्या होता है, डू या डज नॉट। तो आप मुझे बताइए डू डज नॉट प्लस वर्ब 1 कहाँ है, एफर्मेटिव में वर्ब 5 है डज नॉट, ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए में, बाकी किसी में डज नॉट नहीं दिया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, यानी द एरोप्लेन डज नॉट फ्लाई फास्टर देन बर्ड्स, यानी जो एरोप्लेन होते हैं वो बर्ड से ज्यादा फास्ट नहीं ट्रेवल करते, मतलब ज्यादा तेज क्या नहीं करते हैं, उड़ते नहीं हैं। एरोप्लेन जो होते हैं वो बर्ड से ज्यादा फास्टली क्या होते हैं, नहीं उड़ते हैं, ज्यादा तेज नहीं उड़ते हैं, ये सेंस था। एफर्मेटिव सेंटेंस को यहाँ निगेटिव में चेंज करना था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है ये देखते हैं। ही वॉज ब्राउट डैश बाय हिज आंट आफ्टर हिज डेथ, देखिए यहाँ बाय के बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, यानी मैं कह सकता हूं ये जो ब्राउट देख रहे हैं ये आपका वर्ब 3 है, चूंकि यहाँ वाज हेल्पिंग वर्ब है। तो आप कह सकते हैं कि एक यहाँ मैं देख पा रहा हूं इन है, ब्राउट इन, ब्राउट ऑफ, ब्राउट अप, ब्राउट बाय, तो ये ना एक आपका ब्रिंग अप जो होता है भड़वन, इसका मतलब क्या होता है, पालन पोषण करना, पालन पोषण करना, ये होता है वर्ब 1। और ब्रिंग अप का वर्ब 2 क्या होता है, ब्राउट अप, तो ब्रिंग अप का वर्ब 2 क्या होता है, ब्राउट अप, पालन पोषण किया था। तो ही वाज ब्राउट अप, यहाँ यदि आप अप देते हैं तो देखिए हिंदी क्या होगा, ही वाज ब्राउट अप बाय हिज आंट, यानी उसका पालन पोषण उसकी आंट के द्वारा किया गया। आफ्टर हिज मदर डेथ, यानी उसके माँ के मरने के बाद। तो ब्रिंग अप का वर्ब 2 क्या होगा, ब्राउट अप, यानी ब्रिंग अप पालन पोषण करना, उसका वर्ब 2 क्या कह सकते हैं, ब्राउट अप, पालन पोषण किया गया। तो उसका पालन पोषण किया गया उसके आंट के द्वारा उसके माँ के मरने के बाद। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। इनकरेक्ट का मतलब क्या होता है, गलत, गलत वाक्य को चुनना है। तो बताइए इसमें जो इनकरेक्ट है, गलत है, वो क्या है। तो होली फॉल्स इन मार्च, ये ठीक है, होली मार्च में होता है। डू यू लाइक क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट पसंद करते हैं, ये भी ठीक है। ही स्पीक्स इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोलता है, ये भी ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। ये देखिए सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या आ रहा है, सिंगुलर। वी साउ डियर्स, देखिए डियर्स आपका कोई प्लूरल नाउन नहीं होता है, वी साउ डियर होगा इन द जू, हम लोगों ने देखा चिड़ियाघर में किसे, हिरन को, हम लोगों ने चिड़ियाघर में हिरन को देखा। तो यार जू का मतलब चिड़ियाघर, और डियर एक, देखिए डियर एक ऐसा नाउन है जो अनचेंज नाउन है, यानी सिंगुलर और प्लूरल में अनचेंज होते हैं, नहीं बदलते हैं। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर से प्लूरल में नहीं बदलते, जैसे फिश, तो फिश का सिंगुलर भी फिश और फिश का प्लूरल भी फिश। डियर में भी वही बात है, डियर का सिंगुलर भी डियर होता है और डियर का प्लूरल भी डियर होता है। और यदि मैं बात करूं शिप की, तो शिप का भी सिंगुलर प्लूरल नाउन शिप ही होता है। एक होता है कॉड, ये एक मछली होता है कॉड, तो कॉड का भी सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन सेम होता है। तो कुछ ऐसे नाउन है जो अनचेंज्ड होते हैं, बदलते नहीं है। उसी में डियर भी है, तो डियर का प्लूरल डियर्स नहीं होता है, डियर ही होता है, और यहाँ प्लूरल में एस लगा दिया है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, गलत सेंटेंस है, इनकरेक्ट है। तो राइट आंसर इसका क्या बना, ऑप्शन नंबर डी हो गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 41। कीप क्वाइट, शांत रहो। वी डैश टू द रेडियो, हम लोग रेडियो, यहाँ देखिए वी के साथ क्या लेगा, तो वी अपने साथ, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट अपने साथ क्या लेगा, प्लूरल वर्ब। तो प्लूरल वर्ब इसमें कौन है, आर। वी आर लिसनिंग टू द रेडियो, लैंग्वेज से भी कर सकते हैं, शांत रहे, हम लोग रेडियो सुन रहे हैं। आर लिसनिंग मतलब हम लोग रेडियो, वी आर लिसनिंग टू द रेडियो, हम लोग रेडियो सुन रहे हैं। अब एक और बात,
हियर और लिसन, लिसन में क्या डिफरेंस है? तो देखिए हियर जो है उसका मतलब सुनना होता है, और वो कहाँ लगता है? जब कोई व्यक्ति कोई बात बोलता है किसी व्यक्ति को, तो वहां पर सुनने के अर्थ में क्या लगाएंगे? हियर। लेकिन जब आप किसी म्यूजिक को सुन रहे होते हैं तो वहां क्या लगाते हैं सुनने के लिए? लिसन। तो वहां पे क्या लगाएंगे? लिसन। तो यहाँ पे रेडियो सुनने की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? सुनना का लिसन होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? आइए समझते हैं 42 क्या कहता है। ये देखिए, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, सही शब्द को चुनना है। देखिए यहाँ मैं देख पा रहा हूं फर्दर, फर्दर यहाँ एक करेक्ट स्पेलिंग है, और फर्दर का मतलब क्या होता है? आगे। फर्दर का मतलब क्या होता है? आगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, ये देखिए क्या कहता है। दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेट बाय मी, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। मैंने क्या कहा? वॉइस के क्वेश्चंस को कैसे बनाना है आप ही बताइए। तो वॉइस का क्वेश्चन बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, कहीं कोई ट्रबल नहीं है स्टूडेंट। वॉइस के क्वेश्चंस को आप किससे बनाइए? वॉइस के क्वेश्चंस को आप हेल्पिंग वर्ब की मदद से बनाइए या वर्ब की मदद। विद इन 10 या 50 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होगा, इस बात की गारंटी है कि आपके वॉइस के क्वेश्चंस को आप किससे बनाइए? हेल्पिंग वर्ब या वर्ब। जैसे देखिए इस सवाल का हेल्पिंग वर्ब विल है, तो शैल विल क्या होता है? एक्टिव से पैसिव से। किस ऑप्शंस में शैल विल है? ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में। ये सी और डी को कैंसिल कर देते हैं। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे विल हेल्पिंग वर्ब के रूप में सब्जेक्ट के बाद है, तो भाई जब क्वेश्चन दे रखा है आपका एफर्मेटिव में, तो आंसर भी किस में होगा? एफर्मेटिव में। तो राइट आंसर बी होगा। और यहाँ देखिए जो क्वेश्चन है वो विल के बाद बी है, यानी पैसिव वॉइस है, तो एक्टिव वॉइस में क्या हो जाएगा? शैल विल सेम हो जाएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो 44, ये देखिए क्या कह रहा है। वी डैश कीप आवर कंट्री फ्री फ्रॉम रेशियल प्रेजुडाइस। अब देखिए रेशियल प्रेजुडाइस का मतलब क्या होता है? रेशियल का मतलब होता है नस्लीय, और ये जो वर्ड आप देख रहे हैं प्रेजुडाइसिस, इसका मतलब होता है पक्षपात। तो ये क्वेश्चंस का हिंदी क्या कर रहा है? हमें अपने देश को फ्री करना चाहिए किससे? नस्लीय पक्षपात यानी नस्लीय भेदभाव से। तो यहाँ देखिए लैंग्वेज से बनेगा, ये मॉडल वर्ब का सवाल है यानी ऑक्सिलरी वर्ब का सवाल है, हेल्पिंग वर्ब भी आप इसे बोल सकते हैं। तो वी हैव, देखिए हैव अपने बाद वर्ब 3 लेता है, और यहाँ पे कौन सा वर्ब है? कीप वर्ब 1, तो ऑप्शन ए नहीं होगा क्योंकि इसके बाद वर्ब 3 नहीं। कुड, देखिए वी कुड कीप। अब यहाँ देखिए हम लोग कर सकते हैं, तो कुड का मतलब, कुड का यूज कहाँ किया जाता है? एबिलिटी, लेकिन कौन से टेंस में? पास्ट टेंस में। तो यहाँ पास्ट टेंस की कोई चर्चा ही नहीं है। वी आर कीप। अब देखिए इजारम भी अपने बाद क्या लेता है? तो इजारम अपने बाद वर्ब 4 लेता है, या इजारम अपने बाद पैसिव वॉइस में क्या लेता है? या इजारम अपने बाद पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग क्या लेगा? वर्ब 3 लेगा। तो यहाँ वर्ब 3 भी नहीं है और वर्ब 4 भी नहीं है, ये रखते हैं। वी शुड कीप आवर कंट्री फ्री फ्रॉम रेशियल प्रेजुडाइस। अब हिंदी कर लेते हैं। शुड का मतलब क्या है? चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने देश को फ्री करना चाहिए या रखना चाहिए। कीप का मतलब क्या है? रखना। तो हमें अपने देश को फ्री रखना चाहिए किस चीज से? नस्लीय पक्षपात यानी नस्लीय भेदभाव से क्या कर देना चाहिए? हमें अपने देश को नस्लीय भेदभाव से क्या कर देना चाहिए? फ्री कर देना चाहिए। ठीक है, ये सेंस है, स्वतंत्र कर देना चाहिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है? ये देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 45, हैव। अब हैव अपने साथ क्या लेता है? वर्ब 3 लेता है, हैज हैव। तो इसमें वर्ब 3 कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हैव यू सीन हिम, क्या आपने उसे देखा है? हैज हैव क्या लेता है? वर्ब 3। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही टोल्ड द बॉय नॉट टू सिट देयर। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चंस में कह रहा है डायरेक्ट स्पीच में चेंज करिए। तो ये सवाल किसका है? निगेटिव इंपेरेटिव का। ये सवाल किसका है? निगेटिव इंपेरेटिव का। और आपको निगेटिव इंपेरेटिव के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा कि निगेटिव इंपेरेटिव में जो सेंटेंस बनते हैं वो डोंट से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं? डोंट से। जैसे डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ। डोंट शाउट, मत चिल्लाओ। तो ये कैसे सेंटेंस हुए? निगेटिव इंपेरेटिव। मना कर रहा है इसलिए निगेटिव कहेंगे, और इंपेरेटिव इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर की भी बात हो रही है कि डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ। इसका मतलब डोंट सिट हियर, यहाँ मत बैठो, ये भी एक निगेटिव इंपेरेटिव है।
तो नेगेटिव ये जो डोंट देख रहे हैं ये किस में बदल जाता है, नॉट टू में बदल जाता है। तो देखिए नॉट टू दिया हुआ है, तो नॉट टू किस में बदल जाएगा आपका, डोंट में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ही टोल्ड द बॉय नॉट टू सिट हियर, डोंट सिट हियर, ही सेड टू द बॉय। ये इनडायरेक्ट स्पीच का सवाल था। डू यू, अब देखिए डू अपने बाद क्या लेता है, तो डू अपने बाद क्या लेता है, हमेशा वर्ब वन लेता है। डू अपने, डू डज डिड क्या लेता है, वर्ब वन। तो इसमें देखिए वर्ब कौन सा है, वन, ऑप्शन नंबर सी। डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट लेटर, क्या आप अपने, डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट टीचर, क्या आप अपने पहले टीचर को याद करते हैं। तो डू डज डिड क्या लेता है, वर्ब वन। ये कॉन्सेप्ट से भी मतलब आप कह सकते हैं ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, आफ्टर हिज डेथ, उसके मरने के बाद, द सीट रिमेंड वैकेंट, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड। देखिए इसमें एक वर्ड अंडरलाइन होना चाहिए, जो कि नहीं है, मैं आपको बता दूं इसमें एक वर्ड अंडरलाइन है, और वो वर्ड कौन सा है, वैकेंट। वैकेंट को यहाँ अंडरलाइन करना था, तो यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं है, हम लोग इसको बॉक्स बना दिए। तो वैकेंट का मीनिंग बताना है, अंडरलाइन वर्ड इसमें वैकेंट था, उसका अर्थ बताना है। तो वैकेंट मतलब होता है खाली, और एम्प्टी का मतलब भी क्या होता है, खाली, रियल, वास्तविक, एब्यूसिव, अब शब्द का सेंस है, और स्पिरिट का मतलब आत्मा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये देखिए ही हैज, अब देखिए हैज हैव क्या लेता है अपने बाद, हैज हैव अपने बाद हमेशा वर्ब थ्री लेता है या नाउन लेता है। तो यहां देखिए विन का वर्ब थ्री क्या दे रखा है, वॉन। तो ही हैज वॉन द प्राइज, यानी क्या बन गया, उसने प्राइज जीत लिया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी सही वाक्य को सुनिए। तो यू कैन वोट ओनली व्हेन यू आर 18, आप वोट दे सकते हैं जब आप 18 के हों, ये बात सही है। यू वोट सिंपली, आप सिंपली वोट दे सकते हैं व्हेन, अब व्हेन के बाद डायरेक्ट 18 आ गया, ये कैसे होगा, सब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन कैंसिल होगा। यू कैन वोट, आप वोट डाल सकते हैं, टिल का मतलब क्या होता है, तक, 18 वर्ष तक आप वोट दे सकते हैं, 18 वर्ष तक, क्या ऐसा बोलना हिंदी में सही है। यू वोट, आप वोट देते हैं एज, चूंकि यू आर 18, आप 18 के, आप वोट देते हैं चूंकि आप 18 के, ये भी हिंदी में बोलना गलत है लैंग्वेज से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, यू कैन वोट ओनली व्हेन यू आर 18, आप वोट डाल सकते हैं सिर्फ जब आप केवल कितने के हो जाते हैं, 18 वर्ष के। तो जब आप 18 वर्ष के हैं तो आप वोट डाल सकते हैं। तो लैंग्वेज से आप इसे इजिली बना सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, डैश ही वेंट फॉर वॉक। अब ये भी सवाल किससे बनेगा, ये एक कह सकते हैं फ्रेज का सवाल है, यानी ये क्वेश्चन जो है फ्रेज का है। आइए बनाते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग से बनेगा ये लैंग्वेज से, बाय ऑप्शन से। अलोंग विथ का मतलब के साथ, ऑल इन ऑल का मतलब क्या होगा, सर्वे सर्वा, सर्वे सर्वा। और देखिए एज यूजुअल का मतलब पहले की तरह या हमेशा की तरह, पहले की तरह या हमेशा की तरह। और देख लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शंस में क्या है, आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल का हिंदी क्या होगा, आखिर का। आफ्टर ऑल का हिंदी क्या होता है, आखिर का। तो देखिए सभी ऑप्शंस को रख के चेक करते हैं कौन सा बेस्ट ऑप्शंस हिंदी लेगा। देखिए वह टहलने के लिए गया के साथ, अब ये ऑप्शंस सटीक नहीं है, ऑप्शंस भी रखो। सर्वे सर्वा वह टहलने के लिए गया, ये भी बोलना गलत है। अब से सर्वे सर्वा किसे कहते हैं, सर्वे सर्वा का मतलब एक ऐसे व्यक्ति से होता है जिसको सभी कार्यों का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। जैसे आपके घर में आपके जो पेरेंट्स हैं वो क्या हैं, आपके घर के सर्वा हैं, यानी ऑल इन ऑल हैं, जो डिसीजंस लेते हैं आपके घर में, ठीक है, यानी जिस पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए किसी वर्क का। एज यूजुअल यानी पहले की तरह या हमेशा की तरह, तो पहले या हमेशा की तरह वह कहाँ चला गया, टहलने के लिए चला गया। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, हमेशा की तरह वह कहाँ चला गया, टहलने चला गया। तो ये सब क्वेश्चंस भी किससे बन गया, लैंग्वेज से। तो 60 तक अप्रॉक्स आपके ग्रामर के क्वेश्चन है जो हम लोग पार्ट 1 के क्लास पार्ट 1 वीडियो में देखने वाले हैं।
अब आइए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। आई कैन नॉट गिव यू मनी डैश आई हैव नन, ऑक्सिलरी वर्ब का क्वेश्चन है। मैं आपको पैसे नहीं दे सकता हूं, आई हैव नन। अब यहां देखिए फॉर दे रखा है, तो यहां पे देखिए फॉर ही होगा। क्यों होगा फॉर? चूंकि यहां फॉर का सेंस बिकॉज से हो रहा है। अब कहेंगे सर ये बिकॉज से फॉर का सेंस कैसे हो रहा है, समझाइए। आप कहेंगे बिकॉज से इसका सेंस कैसे हो रहा है, समझाइए। तो देखिए आइए समझते हैं। यहां पर फॉर का सेंस बिकॉज यानी क्योंकि से हो रहा है, यानी फॉर का यूज यहां क्योंकि के अर्थ में किया जा रहा है। मैं आई कैन नॉट गिव यू मनी, मैं आपको पैसे नहीं दे सकता हूं क्योंकि मेरे पास पैसे, आई हैव नन, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है। तो यहां फॉर का सेंस बिकॉज से होगा, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ही होगा। आप लैंग्वेज से बनाइए, एंड नहीं होगा, और मेरे पास नहीं है, मैं आपको पैसे नहीं दे सकता हूं और मेरे पास नहीं है, इसलिए भी बोलना गलत है। यदि मेरे पास नहीं है, ये भी बोलना गलत है, इफ मतलब यदि। बाय भी बोलना गलत है, चूंकि बाय का मतलब तक या से होता है, तो लैंग्वेज से ये आ सकता है। और कॉन्सेप्ट भी इसमें काम कर रहा है कि फॉर का यूज कहां होता है? बिकॉज के सेंस में, यानी बिकॉज कह लीजिए, या इसका यूज आप किसके सेंस में कर रहे हैं? तो फॉर का यूज यहां रीजंस बताने के लिए किया जा रहा है, कारण बताने के लिए किया जाता है। फॉर का यूज किस में किया जाता है? रीजन बताने के लिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, रूल्स डैश, रूल्स डैश बी ऑब्जर्व एट ऑल कॉस्ट। ऑल एट ऑल कॉस्ट यहां क्या है? एक फ्रेज है, इसका मतलब क्या होता है? हर कीमत पर, हर कीमत पर। तो रूल्स को ऑब्जर्व करना चाहिए, ऑब्जर्व का मतलब यहां क्या दे रखा है? पालन करना चाहिए। तो रूल्स को हर कीमत पर पालन करना चाहिए, शुड का मतलब चाहिए, तो रूल्स को यानी नियम को हर कीमत पर पालन करना चाहिए। ये तो लैंग्वेज से बन गया क्वेश्चन। आप कैन, माइट और मे रख के देखिए, ये लैंग्वेज में सुटेबल नहीं होगा इस क्वेश्चन में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 54। 54 क्या कहता है, ये देखिए। शी हैज लर्न हर लेसन, चूज द करेक्ट पेसिव वॉइस। अभी तुरंत मैंने कहा पेसिव वॉइस के सवाल को किससे बनाइए? हेल्पिंग वर्ब और वर्ब से। तो आप मुझे बताइए हैजब क्या होता है? एक्टिव से पेसिव सेम होता है, तो इसमें भी हैजब है, इसमें, लेकिन वर्ब 3 किस में चेंज होता है? तो जैसा कि हम लोग देखते हैं यहाँ पे वर्ब 2 चेंज हो गया वाज बेड में। तो एक बात मुझे बताइए, वर्ब 3 किस में चेंज होता है? तो वर्ब 3 बीन में होता है। तो वर्ब 4 किस में चेंज होता है? बीइंग में होता है। तो यहाँ कौन सा वर्ब दे रखा है? अच्छा एक और वर्ब होता है ना, वर्ब 1 या वर्ब 5, वो किस में चेंज होता है? इज आर में। तो वर्ब 1 से वर्ब 5 का मैंने बता दिया, एक्टिव से पेसिव वर्ब 1 से लेकर वर्ब 5 तक। तो यहाँ कौन सा वर्ब दे रखा है? वर्ब 3। तो आप मुझे बताइए कि वर्ब 3 यहाँ कौन सा वॉइस है? वर्ब 3 दे रखा है, हैजब के बाद वर्ब 3 है यानी एक्टिव वॉइस। ये किस में चेंज होगा? पेसिव में, बीन में। तो कौन से ऑप्शंस में बीन दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी में है और ऑप्शन नंबर सी में है, यानी ए और सी कभी नहीं होगा। दोनों में डिफरेंस क्या है? इस दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है ये देखिए। यहाँ हर लेसन्स हैज है, यहाँ हर लेसन्स हैव है। तो लेसन्स यहाँ प्लूरल नाउन है, तो जब प्लूरल नाउन है तो वर्ब कैसा होना चाहिए? सिंगुलर नहीं होगा। यहाँ है सिंगुलर है, ये देखिए लेसन्स यहाँ प्लूरल नाउन है। तो हैव जो यहाँ दे रखा है वो भी कौन सा नाउन है? प्लूरल नाउन, यानी प्लूरल नाउन कैसा वर्ब लेगा? प्लूरल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी सी हैज लर्न हर लेसन, उसने अपना अध्याय जो है वो क्या कर लिया है? सीख लिया है। और हर लेसन, यहाँ देखिए जो करेक्ट आंसर आया, हर लेसन हैव बीन लर्नड बाय हर, यानी उसके जो अध्याय हैं वो क्या हो चुके हैं? उसके द्वारा सीखे गए हैं या सीखे जा चुके हैं। अब आते हैं 60 तक, इसमें ग्रामर के क्वेश्चन है जो कि मैं आपको पार्ट 1 वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। बस 5-6 क्वेश्चंस और है, उसके बाद ये पार्ट 1 वीडियो खत्म हो जाएगा। तो आइए 55 देखते हैं। ही इंट्रोड्यूस मी, उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, डैश इज रिलेटिव, तो यहां देखिए विथ, ऑन, टू। देखिए इसका करेक्ट आंसर 2 होगा। इंट्रोड्यूस अपने साथ क्या लेता है? 2। उसने मुझे परिचय दिलाया, यानी उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया अपने रिलेटिव से। इंट्रोड्यूस मतलब परिचित, यानी उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया अपने रिलेटिव से। तो इंट्रोड्यूस के साथ 2 क्यों लिया? जब पर्सन टू पर्सन परिचय करवाया जाता है तो उसमें क्या लगता है? 2 लगाते हैं, इसीलिए यहां क्या लग गया? आपका 2 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56। ये देखिए, शी मेट हर मदर,
वह अपनी माँ से मिली, सी वॉज ग्लैड, वह प्रसन्न थी। ग्लैड का मतलब प्रसन्न या खुश, तो वह अपनी माँ से मिली थी, ये वर्ब टू है, वह अपनी माँ से मिली थी। सी वॉज ग्लैड, और ग्लैड का मतलब क्या है यहाँ, प्रसन्न, तो वह अपनी माँ से मिली थी, वह प्रसन्न थी। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना या मिलाना, यानी ये आपका फर्स्ट सेंटेंस है और ये आपका सेकेंड सेंटेंस, दोनों सेंटेंस को यहाँ क्या करना है, मिलाना है। तो आइए मिला देते हैं, कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। सी वॉज ग्लैड टू मीट हर मदर, वह अपनी माँ से मिलकर प्रसन्न थी। यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट, वह अपनी माँ से मिलकर प्रसन्न थी। बाकी बी सी डी मुझे लगता है नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो सेंटेंस आप देख पा रहे हैं, सी मेट हर मदर एंड दे दिया है, तो एंड का यहाँ बेटर कॉन्सेप्ट नहीं होगा। जो सबसे बेस्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए ही आएगा। बाकी में देखिए सी एंड हर दे रखा, ये सब ऑप्शंस बहुत अच्छी तरह से सुटेबल फॉर्म में नहीं है। ऑप्शंस ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखिए ये क्वेश्चन क्या है 57। ही टोल्ड मी आर यू हंग्री, क्वेश्चंस को क्या रहा, इनडायरेक्ट स्पीच में बदली, और मैंने क्या कहा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट क्वेश्चंस को आप लैंग्वेज से बनाइए, दोनों को कनेक्ट करके जोड़कर, यानी ही टोल्ड मी का क्या हो जाएगा, आर यू हंग्री, क्या आप भूखे हैं, उसने मुझसे कहा क्या आप भूखे हैं। तो यहाँ सवाल में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहाँ आस्क्ड ही होगा ना। जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है रिपोर्टेड स्पीच में, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा से जो गिरा हुआ है इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब हम लोग इसे कहते हैं, ये सेकंड में जो लिखा हुआ है टोल्ड, तो रिपोर्टिंग वर्ब किसको देख कर दिया जाता है, रिपोर्टेड स्पीच। तो क्या आप भूखे हैं ये सवाल पूछ रहा है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, आस्क्ड। अब यहाँ देखते हैं इज आर एम क्या है, प्रेजेंट में, और सेंटेंस किस में दे रखा है, पास्ट में। तो जब मैंने कहा ना कि जब हाफ सेंटेंस आपका फर्स्ट हाफ सेंटेंस पास्ट में हो तो सेकंड हाफ भी किस में होना चाहिए, पास्ट में। इसीलिए जब यहाँ पे वर्ब टू आ रहा है तो आगे भी वर्ब टू आना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ भी इज आर एम किस में बदल रहा है, वाज में, इसलिए बी इज करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट। ही आस्क्ड मी इफ आई वाज हंग्री। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। यू डैश गिव अप स्मोकिंग, यानी आपको क्या करना चाहिए, धूम्रपान को गिव अप कर देना चाहिए। गिव अप का मतलब क्या होता है, त्यागना। तो यहां देखिए मस्ट का मतलब क्या होता है, अवश्य चाहिए। मस्ट का मतलब क्या होता है, अवश्य चाहिए। और यूज्ड का मतलब क्या होता है, यूज के साथ देखिए टू रहना चाहिए, जो कि है ही नहीं तो ये होगा ही नहीं। हैड का मतलब था होता है, इसके साथ वर्ब थ्री लगता है और यहाँ पे वर्ब वन है। हैव के साथ भी वर्ब थ्री लगता है और यहाँ पे देखिए हैव के बाद गिवन होना चाहिए था वर्ब थ्री, यहाँ पे कौन सा वर्ब दिया हुआ है, वर्ब वन, इसलिए सी डी भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आप हिंदी से बनाइए इसे, यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग, आपको अवश्य धूम्रपान क्या कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, ठीक है, स्मोकिंग धूम्रपान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। ये देखिए 59 क्या कह रहा है, सक्सेस डिपेंड्स डैश हार्ड वर्क, सफलता, सफलता जो है वो डिपेंड्स है, डिपेंड्स का मतलब निर्भर करती है, हार्ड लेबर यानी कड़ी मेहनत। अब इसे लैंग्वेज से कर लेते हैं, चूंकि ये प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है तो लैंग्वेज से करना इसे ज्यादा आसान है। तो सफलता कड़ी मेहनत, सफलता कड़ी मेहनत से, इसका मतलब क्या होता है, काकी के, ऑफ का मतलब काकी के, और इन का मतलब क्या होता है, में, और ऑन मतलब पर या को। अब देखिए तो सफलता कड़ी मेहनत पर, सफलता कड़ी मेहनत पर निर्भर करता है। तो सफलता जो है वो कड़ी मेहनत पर, डिपेंड मतलब निर्भर करना, सफलता कड़ी मेहनत पर निर्भर। तो यहाँ आप ऑन रखेंगे तो पर का हिंदी बहुत ही सुटेबल होगा। तो लैंग्वेज से कीजिए, प्रेपोजिशंस आपको केवल ये याद होना चाहिए, बाय का अर्थ क्या होता है, ऑफ का अर्थ क्या होता है और इन का अर्थ क्या होता है। अब आइए 60 क्वेश्चन, ये ग्रामर का जो 60 क्वेश्चन है ये ग्रामर का लास्ट है। इसके बाद आपको कुछ बुक्स के क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश और कुछ पोयम और पोएट्री से क्वेश्चंस, मतलब पोयम और प्रोज से क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये देखिए ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, आगे आइए समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ही डैश ए थीप लास्ट नाइट, अच्छा लास्ट नाइट मतलब अंतिम रात।
तो लास्ट का मतलब ये अंतिम की बात कर रहा है। यहां देख लेते हैं, ये लास्ट कहने का मतलब अंतिम रात। तो अंतिम कहने का सेंस ये कौन सा टेंस से है? पास्ट टेंस से है। लास्ट नाइट मतलब अंतिम रात या पिछली रात की बात कर रहा है, तो वर्ब टू लगता है। पास्ट टेंस में कौन सा वर्ब लगता है? वर्ब टू। तो यहां देखिए मैं सी का वर्ब टू, तो सी का वर्ब टू क्या होगा? साव। ही साव ए थिप लास्ट नाइट, यानी उसने एक चोर को अंतिम रात या पिछली रात देखा था। तो ये देखिए आपके 60 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको एक सटीक अप्रोच के साथ और बेस्ट एनालिसिस के साथ बताया। तो आइए देखते हैं 61 क्वेश्चंस क्या कह रहा है। और मैं आपको एक छोटा सा एडवाइस देना चाहूंगा, पीवाईक्यू क्वेश्चंस मैं पूरे बिहार के बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप बिहार के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 12th का एग्जाम देने जा रहे हैं, उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज पीवाईक्यू क्वेश्चंस देख कर जाएं, क्योंकि बुक से जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अभी तक आए हैं, देखिए 2018 से ही पीवाईक्यू क्वेश्चंस इंटरमीडिएट यानी क्लास 12th में इंग्लिश में बनना शुरू हुआ। उससे पहले 2018 से पहले इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता था, और 2018 से 25 तक यानी 2018 से 25 तक में जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बुक से आए हैं वो टोटल है 500 कुछ, यानी 500 या 600 ऑब्जेक्टिव है। और अभी तक जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन हो गया वो 500 कुछ क्वेश्चन। तो उस हिसाब से मैं रिपीटेड क्वेश्चन भी समझता हूँ 100 क्वेश्चन होगा, फिर भी 400 क्वेश्चन है। और पूरे बुक के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो 600 या 700 से ज्यादा नहीं है। यानी केवल कोई भी स्टूडेंट यदि पीवाईक्यू क्वेश्चंस बुक का देख के जाता है तो कम से कम उसमें 70 to 80% क्वेश्चन आराम से उसे पीवाईक्यू क्वेश्चन से ही बन जाएगा। बुक के 70 से 80% ऑब्जेक्टिव किससे आ जाएंगे आपके एग्जाम में? केवल पीवाईक्यू से। ठीक है, तो मैं बिहार के जितने बच्चे हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक बार ये जो मेरा वीडियो है, या आप कह सकते हैं जो भी आपके पास सोर्सेज हैं उनका वीडियो आप जोड़ देख कर जाइए। उन सोर्सेज से आपको कम से कम बहुत कम टाइम में आप बुक के ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन कर लेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है ये समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है ये समझते हैं। Who wrote the piece Why I am not Christian? यानी मैं क्रिश्चियन क्यों नहीं हूं, ये किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया है बर्ट्रैंड रसल के द्वारा। Why I am not Christians के राइटर कौन है? बर्ट्रैंड रसल है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 62 के। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है ये समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 62 की बात कर लेते हैं। ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 62। सेबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन डैश। सेबी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था, किस चीज में इंटरेस्टेड था ये? तो ये ना गॉड्स एक फल था, उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था। अब आइए अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस काउज, सभी तकनीकी बदलाव कारण बनता है डैश की समस्या का। तो ये एक सोशल प्रॉब्लम है। जितने भी तकनीकी बदलाव हैं ये क्या बनते हैं? एक सोशल प्रॉब्लम बनते हैं। ठीक है, सामाजिक समस्या का कारण बनता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए बेंजी अंडरस्टूड, बेंजी अंडरस्टूड, बेंजी समझ गया था अबाउट द बिजनेस ऑफ डैश। तो बेंजी जो है किस बिजनेस को समझ गया था? तो बेंजी जो है वो हैंस के बिजनेस को यानी मुर्गियों के बिजनेस को समझ गया था। ये देखिए एक्सरसाइज 9 जो अर्थ चैप्टर है उसमें जॉनसन्स क्या है? बेंजी के पिता का नाम है, उसी से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 65। इन विच पोयम डज द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग फॉर ए ब्यूटीफुल लेडी। देखिए एक ब्यूटीफुल लेडी, एक सुंदर महिला, किस कविता में कवि जो है अपने सैड फीलिंग को एक सुंदर महिला के प्रति व्यक्त करते हैं? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो एन इपिथाप हो जाएगा। एन इपिथाप में जो है एक ब्यूटीफुल लेडी की चर्चा है जो कहाँ की थी? एक वेस्ट कंट्री की थी, पश्चिम देश की महिला थी। आइए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं।
डैश इज रिमेंबर्ड एज ए वॉर पोएट। भाई युद्धरस्त कवि किसे कहा जाता है? वॉर पोएट किसे कहते हैं? तो वॉर पोएट किसे कहा जाता है? रूपर्ट ब्रूक को। और ये कहां से बिलोंग करते थे? तो ये इंग्लैंड से थे। याद रखिए, ये सवाल भी आ चुका है प्रीवियस ईयर में कि रूपर्ट ब्रूक बिलोंग टू डैश, ये कहां से बिलोंग करते थे? तो ये इंग्लैंड के थे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु फाइंड्स मेकाविटी? हु फाइंड्स मेकाविटी लेजी एंड हाफ स्लीप? यानी मेकाविटी एक बिल्ली का नाम है जो लेजी है, सुस्त है, और हाफ स्लीप का मतलब आधी सोई है। तो मेकाविटी लेजी भी और हाफ स्लीप है। ये कौन पाते हैं? तो इसके जो पोएट है टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट का पूरा नाम थॉमस एस्टेरन इलियट। तो ये जो कवि हैं वो क्या है? टी.एस. इलियट। वो कहते हैं कि मेकाविटी क्या है? एक लेजी और हाफ स्लीप कैट है, ऐसा वो कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 68। डी.एच. लॉरेंस एक्सॉल्ट्स दिखाते हैं द वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव लाइफ। यानी डी.एच. लॉरेंस जो है वो प्राचीन जीवन, प्रिमिटिव का मतलब प्राचीन, यानी डी.एच. लॉरेंस प्राचीन जीवन के मूल्य को एक्सॉल्ट्स करते हैं। एक्सॉल्ट्स का मतलब दिखाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। ये किस चैप्टर में दिखाते हैं? एस्नेक चैप्टर में। यानी डी.एच. लॉरेंस जो पोएट हैं, ये कौन से कविता के पोएट हैं? तो एस्नेक पोयम के जो पोएट है वो क्या है? डी.एच. लॉरेंस। याद रखिए, ये कई बार आया भी है एग्जाम में कि डी.एच. लॉरेंस जो है, ये आपको मैच दी कॉलम में भी आता है सब्जेक्टिव में कि डी.एच. लॉरेंस के पोएट का क्या नाम है। ऐसे क्वेश्चंस आपको 10 मार्क्स के आएंगे मैच दी कॉलम। 5 क्वेश्चन आता है पोयम और पोएट के नाम मैच दी कॉलम में, और 5 क्वेश्चन आता है प्रोज और राइटर के नाम। 10 मार्क्स के आते हैं आपके प्रोज और पोयम के मैच दी कॉलम से पोएट और राइटर का नाम, जो कि बहुत ही आसान होता है। आप 10 मार्क्स वहां से इजिली गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उसे एक बार जोड़ देख कर जाए। एग्जाम में गारंटीड टॉपिक है कि वो एग्जाम में पिछले 4-5 सालों से आ रहा है। ठीक है, तो आप उसे एक बार जोड़ देख के जाए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कहता है? नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक्स अबाउट डैश ऑफ ह्यूमन लाइफ। पत्ते अब तेजी से झड़ रहे हैं, डैश मानव के जीवन की, मानवीय जीवन के बारे में बताता है। तो मानव के फ्रस्ट्रेशन लाइफ के बारे में बताता है। फ्रस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? निराशा। यानी पत्ते अब तेजी से झड़ रहे हैं, ये टॉक्स अबाउट किसके बारे में बताता है? मनुष्य के निराशा वाले जीवन के बारे में बताता है। तो फ्रस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। ये देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो वॉचेस द लास्ट ऊजिंग आवर्स बाय आवर इज ए लाइन। ये एक लाइन है पोयम का, और कह रहा है ये लाइन किस कविता से लिया गया है? तो ये लाइंस देखिए किससे लिया गया है? ऑड टू ऑटम पोयम से लिया गया है, जो कि बहुत ही आसान है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर हु इज आई। अब देखिए, जब मैं क्रम्बल हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, हु विल रिमेंबर कौन याद करेगा, और आई इस कविता में कौन है? तो आई इस कविता में पोएट खुद है। आई जो है इस कविता में कौन है? पोएट खुद है। यानी यहाँ जो आई टर्म यूज किया गया है पोयम के लाइन में, वो किसके लिए यूज किया गया है? तो ये लाइन कौन बोल रहे हैं? ये पूरा लाइन खुद कवि बोल रहे हैं। तो आई इसमें किसके लिए यूज किया गया? पोएट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 72। इन हर्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन। देखिए, इंग्लिश वर्ड की चर्चा, इंग्लिश हेवन मतलब अंग्रेजी स्वर्ग, इंग्लिश, इंग्लैंड, ये सभी वर्ड की चर्चा कौन से कवि ने किया है? रूपर्ट ब्रूक ने। और रूपर्ट ब्रूक ने कौन सा कविता को लिखा है? तो ये द सोल्जर के क्या है? पोएट है। तो इंग्लिश, इंग्लैंड, इन सभी वर्ड की चर्चा किसने किया? रूपर्ट ब्रूक, जिसके जिन्होंने कौन सा पोयम लिखा है? द सोल्जर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 73। द गुजराती इक्विवेलेंट। देखिए, गुजराती समतुल्यता, इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? समतुल्यता। गुजराती समतुल्यता का जो सिविलाइजेशन होता है, सभ्यता मीन्स, उसका क्या अर्थ है? तो गुजराती समतुल्यता के जो सभ्यता आते हैं उसका अर्थ क्या होता है? गुड कंडक्ट, अच्छा व्यवहार। कंडक्ट का मतलब क्या होता है? व्यवहार। यानी गुजराती समतुल्यता का अर्थ क्या होता है? अच्छा व्यवहार करना, गुड कंडक्ट। यानी कंडक्ट का मतलब क्या होता है? व्यवहार। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 74। नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली। नानू काका आ रहे थे दिल्ली, किस काम से आ रहे थे? टू सी सम मिनिस्टर, कुछ मंत्री से मिलने आ रहे थे। ठीक है, नानू काका वाज कमिंग टू सी
यानी नानो काका वाज कमिंग टू दिल्ली, यानी वो दिल्ली आ रहे थे किस काम से, टू सी सब मिनिस्टर। सी का सेंस यहाँ किससे है, मिलने से, यानी वो कुछ मंत्री से मिलने आ रहे थे। अब आइए अगले क्वेश्चंस की बात करें। देखिए ये क्वेश्चंस क्या कहता है। 75 डैश वर्ड इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स। लीव्स ऑफ ग्रास और ड्रम टैप्स को किसने लिखा है, तो भाई इनको किसने लिखा है, वॉल्ट विटमैन ने। वॉल्ट विटमैन ने क्या लिखा है, लीव्स ऑफ ग्रास। और इन्होंने कौन से पोयम में इसकी चर्चा किया है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोयम में लीव्स ऑफ ग्रास और ड्रम टैप्स की चर्चा है अबाउट पोएट में। अब आइए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। ये देखिए क्या कह रहा है, हु रन्स स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड। कौन अपने भोजन की तलाश में स्कॉल्डिंग करता है। स्कॉल्डिंग का मतलब क्या होता है, भटकना। कौन भटकता है भोजन की तलाश में, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट कविता में। तो कौन भटकता है, ट्रोल्स भटकता है, ट्रोल्स। अब ट्रोल्स यहाँ किसे कहा गया, एक प्रकार के क्रिएचर को। क्रिएचर का मतलब एक प्राणी को कहा गया है कि भोजन की तलाश में कौन भटकता है, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट में, तो ट्रोल्स। ट्रोल्स यहाँ क्रिएचर यानी प्राणी को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 77 सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट इज अ लाइन टेकन फ्रॉम। देखिए ये पूरा एक लाइन दे दिया गया और कह रहा है ये लाइन किस चैप्टर का है, तो आप इसमें देखिए मॉडर्न इन्वेंशन की चर्चा है, आधुनिक आविष्कार की चर्चा है। और आधुनिक आविष्कार की चर्चा किस चैप्टर में है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके राइटर का क्या नाम है, महात्मा गांधी। इसका मैं पूरा का भी हिंदी बता देता हूं, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स, यानी कुछ तत्काल और शानदार परिणाम आधुनिक आविष्कार के कुछ तत्काल और शानदार परिणाम हैं, आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट। अब यहाँ टू मैडनिंग टू रेसिस्ट का मतलब क्या होगा, आश्चर्य कर देने वाले, यानी आधुनिक आविष्कार के कुछ तत्काल और शानदार परिणाम ऐसे हैं जो आपको मैडनिंग टू रेसिस्ट यानी आश्चर्य कर देने वाला है। ठीक है, ये इसका हिंदी है, जिसके राइटर कौन हो जाएंगे, सॉरी ये किस चैप्टर का लाइन है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ, यानी इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ पर्ल एस बक्स लाइफ। ये पर्ल एस बक्स के लाइफ से जुड़ा हुआ है, इंडिया का एक पार्ट यानी बैकग्राउंड, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब आइए ये देखिए, इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन गेव द निग्रो। इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन का मतलब क्या होता है, दासों की मुक्ति घोषणा पत्र। दासों की मुक्ति घोषणा पत्र, तो दासों की मुक्ति घोषणा पत्र ने दिया निग्रो को, क्या दिया, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, यानी गुलामी से आजादी। गुलामी से आजादी की बात कर रहे हैं। इस वर्ड का मतलब क्या होता है, इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन, दासों की मुक्ति घोषणा पत्र ने निग्रो जनजाति को क्या दिया, निग्रो को भाई गुलामी से आजादी की बात कहा गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 80 आते हैं, बर्ट्रैंड रसल थे ऑल्सो ए डैश। तो बर्ट्रैंड रसल एक मैथमेटिशियन भी थे और साथ ही साथ ये फिलोसफर रह चुके हैं, और ये एक मैथमेटिशियन रह चुके हैं, और ये एक हिस्टोरियन यानी इतिहासकार भी रह चुके हैं। तो तीनों याद रखिए, हिस्टोरियन, मैथमेटिशियन एंड फिलोसफर, बर्ट्रैंड रसल तीनों रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 81 व्हेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। जब हम लोग बात करते हैं प्रेस की स्वतंत्रता का, तो वी यूजुअली हम लोग साधारणतः इसका अर्थ कहते हैं फ्रीडम इन ए डैश सेंस। तो फ्रीडम इन ए टेक्निकल सेंस की बात करते हैं। जब हम लोग प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो इसमें टेक्निकल सेंस के फ्रीडम की भी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, ये देखिए क्या कह रहा, ए मैरिज प्रपोजल इज ए डैश। तो इसका टाइप पूछ रहा है कि मैरिज प्रपोजल जो है इसका टाइप क्या होगा, तो ये एक कॉमेडी है। ये मैरिज प्रपोजल क्या है, एक कॉमेडी है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चंस की बात कर ले। जॉन डन, देखिए यहाँ शॉर्ट में डन लिखा है, इस पोएट का पूरा नाम क्या है, जॉन डन। तो जॉन डन ने स्टडी किया लॉ का यानी कानून का अध्ययन किया, एंड रीड और पढ़ा उन्होंने। तो जॉन डन ने कानून का अध्ययन किया और वो पढ़े, क्या पढ़े भाई, धर्मशास्त्र को। थियोलॉजी का मतलब क्या होता है, धर्मशास्त्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, जॉन डन ने अध्ययन किया कानून और धर्मशास्त्र का। तो यहां राइट आंसर ए होगा। 84 देखिए,
आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, सेलिब्रेट मतलब खुशियां मनाना, मैं स्वयं में खुशियां मनाता हूं। एंड सिंग माई सेल्फ, और स्वयं गीत गाता हूं। डैश इज लाइन टेकन फ्रॉम, अब ये लाइन किस चैप्टर का है ये आपको बताना है। तो ये लाइन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर का है। देखिए यहाँ सिंग से पता चल रहा है सॉन्ग, यानी सिंग मतलब गीत, और गीत गाना होता है, और यहाँ सॉन्ग का मतलब क्या हो जाता है, सिंग मतलब गाना और सॉन्ग का मतलब गीत। तो इससे आप ट्रिक फॉर्म में याद रख सकते हैं, सिंग ए सॉन्ग, ऐसा याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन संस्कृत एंड पर्शियन। इंग्लिश लैंग्वेज संस्कृत और पर्शियन भाषा से क्या है, यंगर है। यंगर मतलब नया। इंग्लिश भाषा जो है वो संस्कृत और पर्शियन भाषा से यंगर है। यंगर मतलब नया है, यानी संस्कृत एक पुरानी भाषा है और इंग्लिश क्या है, उससे नई भाषा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 86, द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम। ड्रामा वर्ड कहां से लिया गया, तो ये ग्रीक भाषा का देन है। ड्रामा वर्ड कहां से लिया गया, तो ये ग्रीक भाषा की देन है। अब आते हैं 87, ये देखिए, हु रोट द स्कॉलर जिप्सी। स्कॉलर जिप्सी को किसने लिखा है, मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 88, ये देखिए, डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल, यानी आधुनिक उपन्यास के जो फादर हैं वो किसे कहा जाता है, आधुनिक उपन्यास का पिता किसे कहा जाता है, हेनरी फील्डिंग। यहां फील्डिंग नहीं, पूरा नाम इनका क्या है, हेनरी फील्डिंग। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, गोल्ड स्मिथ एंड शेरिडन मेड कंट्रीब्यूशन टू डैश। तो गोल्ड स्मिथ और शेरिडन ने अपना योगदान दिया। कॉन्ट्रीब्यूशंस का मतलब क्या होता है, योगदान। इन्होंने अपना योगदान दिया। भाई किस क्षेत्र में इन्होंने अपना योगदान दिया, इंग्लिश स्टेज। और इंग्लिश स्टेज का सेंस यहाँ किससे है, ड्रामा से, ड्रामा से है। यानी गोल्ड स्मिथ और शेरिडन जो हैं इन्होंने अपना योगदान किस में दिया है, ड्रामा में दिया है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है, होल सोइंका। होल सोइंका इज ए डैश पोएट। ये क्या थे, तो होल सोइंका एक नाइजेरियन पोएट थे। ये नाइजेरिया के थे, इसलिए इसे नाइजेरियन पोएट कहा गया। अब आइए 91, द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय डैश। इसे कैरेक्टराइज किया जा सकता है इन्फ्लेक्शंस के थ्रू, यानी विभक्ति के थ्रू। ठीक है, ओल्ड इंग्लिश को कैरेक्टराइज किया जा सकता है इन्फ्लेक्शंस के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 92 आते हैं, ए मेजर लिंग्विस्टिक चेंज। ए मेजर लिंग्विस्टिक चेंज, एक बड़ा, मेजर मतलब बड़ा, लिंग्विस्टिक का सेंस यहाँ लैंग्वेज से है। एक बड़ा लैंग्वेज में जो परिवर्तन आया, चेंज आया, वो कब आया, द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। ग्रेट वॉवेल शिफ्ट होने के बाद एक बड़ा लैंग्वेज में क्या आया, आपको चेंज देखने को मिला। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, ये देखिए क्या कह रहा है, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू द मैन द पैथ ऑफ ड्यूटी। सभ्यता गुण का वह रूप है जो मनुष्यों को कर्तव्य का राह दिखाती है। तो ये लाइन किस चैप्टर का है, देखिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। चैप्टर में भी सिविलाइजेशन है और लाइंस में भी क्या आ गया, सिविलाइजेशन। तो इससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये सिविलाइजेशन है किस चैप्टर का है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का। अब आइए 94 देखते हैं, द पीपुल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर ए सर्टेन टाइम। यानी लोगों ने मुझे चुना है एक निश्चित समय के लिए परिवार का सदस्य के रूप में। यानी लोगों ने मुझे इस परिवार का हेड चुना है, मुखिया चुना है एक सर्टेन टाइम के लिए। ये लाइन किस, हु सेज, कौन कहते हैं इस लाइन को, तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि लोगों ने मुझे एक निश्चित समय के लिए इस परिवार का हेड के रूप में चुना है, यानी मुखिया के रूप में चुना है। अब आइए 95 देखते हैं, हु ट्रेवल्ड फ्री। कौन फ्री में ट्रेवल किया, हु ट्रेवल फ्री विथ नानू काका। नानू काका के साथ कौन फ्री में यात्रा किया, तो कौन फ्री में यात्रा किया, किटन यानी बिल्ली का बच्चा। अब आते हैं 96, मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क द ब्लैक पीपल टू कंटिन्यू वर्किंग विथ लव। मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं ब्लैक पीपल से कि आप लगातार काम करते रहें लव के साथ, यानी प्रेम और सद्भावना के साथ। 97, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट हैज बीन टेकन फ्रॉम। ये एक पोयम है, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। ये कह रहा है किस किताब से लिया गया, तो ये देखिए ओल्ड पॉसम बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट, ऑप्शन नंबर बी। ओल्ड पॉसम्स
बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट ये किताब का नाम है और इस किताब से ये इस कविता को लिया गया, मीका बेटी द मिस्ट्री कैट को। अब आइए 98 देखते हैं। क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स एक इंपॉर्टेंट वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स है। ये किसके द्वारा लिखा गया? क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स। तो ये लिखा गया KKN दारूवाला के द्वारा। 99 he lifted his head उसने अपना सिर उठाया फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग यानी पानी पीने का सेंस है। तो ये किस चैप्टर का लाइन है? स्नेक का। उसने अपना सिर उठाया पानी पीने के लिए, तो भाई ये स्नेक पोयम का लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। हु रोट हक्कलबेरी फिन हक्कलबेरी फिन को किसने लिखा? तो भाई हक्कलबेरी फिन को लिखने वाले कौन थे? मार्क ट्वेन। कौन थे? मार्क ट्वेन। इस तरह से आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छी तरह से आप इसे तैयारी करके जाइए। यहां से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी सवाल आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।